कामयाब वो नहीं जो कभी नाकाम ना हो, बल्कि कामयाब वो होते हैं जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते। उम्मीद है कि शोएब मलिक जो मॉडलिंग भी करते रहे हैं, वो हो सकता है किसी ना किसी फिल्म में भी अनकरीब आ जाएं। मोइन, अब आपको भी मशवरा है। शोएब मलिक ने दूसरी तीसरी कर ली, आप पहली कर। शोएब आज बाबर किस वर्ष की गवाह है? बाबर को मोटिवेट करने में सफवाज अहमद का हाथ है। मेरा यही मकसद है कि आगे जाके भी मैं लोगों को अपने शहर में बताऊं मुसलमानों के बारे में। कार्टून सिर्फ हॉबी या वक्त काटने के लिए नहीं बनाती। आई एम सीरियस अबाउट ड्राइंग फनी पिक्चर्स। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैर। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और आज का दिन क्योंकि वीक का पहला दिन है, आज के दिन में बड़ी तेज़ी लोगों में नज़र आ रही होती है कि जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं पहुंच लें, इसलिए आज थोड़ा ट्रैफिक भी जैम होता है। लेकिन कराची की एक बड़ी खबर ये है कि बारिश हो गई है, इसलिए हमारे चेहरे भी थोड़े ज़्यादा खिले खिले लेकिन बस अफरा तफरी थी, लेकिन हम टाइम से पहुंच गए और ट्रैफिक जैम काफ़ी था। सड़कों पर कुछ स्लिपरी रोड्स हो रहे थे, एहतियात की ज़रूरत थी, लिहाजा सभी आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि एक डिले का बायस बना। एनी हाउ दिन का आगाज़ कुछ इस तरह से अच्छा हुआ है कि मौसम बड़ा सुहाना हमें देखने को मिला। बिल्कुल, अब साफ थोड़ा मौसम कदरे हो गया, लेकिन हल्की बूंदाबांदी या खुल के बारिश हो जाती तो मौसम सरमा में बहुत सी बीमारियों से निजात हो जाती। बहरहाल प्रोग्राम में आज बढ़ेंगे और सबसे पहले कोट ऑफ द डे, अच्छी बात से आगाज़ करते हैं। और अच्छी बात यह है कि कामयाब वो नहीं जो कभी नाकाम ना हो, बल्कि कामयाब वो होते हैं जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते। तभी किसी ने क्या खूब कहा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, हम कहते हैं ना ट्राई ट्राई अगेन। बचपन से ही हमें स्टोरी जो है वो सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, उसमें एक लेसन होता है, वो यही कि अगर आप चाहते हैं किसी गोल को अचीव करना तो ट्राई करते रहें, मेहनत करते रहें, अपनी लगन को छोड़िए मत। अगर आपकी लगन बरकरार रहेगी तो जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप अचीव कर ही लेंगे। तो ये आज की पॉजिटिव बात, अच्छी बात जो कि हमने आपके साथ शेयर की। अब हम बढ़ेंगे बड़ी खबर की जानिब। शोएब मलिक की सना जावेद से शादी और फिर सानिया मिर्जा से तलाक की खबर पर सोशल मीडिया सार्फिन अचंभे में। मामला ज़ाती है लेकिन फैंस टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। स्टार्स के ज़ाती मामलात पर भी फैंस का इस तरह का रद्द-ए-अमल क्या दुरुस्त है? कौमी क्रिकेटर सरफराज अहमद की मायूस होकर पाकिस्तान छोड़ने की अफवाहें, क्या हकीकत है, क्या फसाना, क्या वाकई साबिक कप्तान दिल बर्दाश्ता हैं? अंदर की खबर लेंगे। पाकिस्तानियों के लिए बड़ा एजाज़, अमरीकी नयाद पाकिस्तानी खातून अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में पहली मेयर मुंतखब। माउंट लॉरियल की मेयर फौजिया जंजुआ से मुलाकात होगी आज के प्रोग्राम में। और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून कार्टूनिस्ट निगार नजर के काम की दुनिया दीवानी, गोगी के मशहूर क्रिकेटर से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली पाकिस्तानी आर्टिस्ट आज दुनिया बोल है कि मेहमान होंगी। चले जी मुदस्सिर, ये मैंने पहली बार सुना है कि कोई मुस्लिम खातून कार्टूनिस्ट भी हैं। अदरवाइज तो हमें यही लगता था कि शायद ये हॉलीवुड साइड से ही आता है, जो भी आता है। नहीं, गोगी का कैरेक्टर तो वैसे बड़ा फेमस रहा है। और नहीं, लेकिन किसी खातून, मुस्लिम खातून ने बनाया, मुझे इसका उस तरह से आइडिया नहीं था। तो जनाब अब एक बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो है पेशावर से, जहां पर सदर के इलाके में शॉपिंग सेंटर में हौलनाक आग भड़क उठी। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका। पाक फौज, एयरफोर्स, कैंटोनमेंट बोर्ड की 30 से ज़ायद गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में 130 फायर फाइटर्स हिस्सा ले रहे हैं। आग मार्केट की बेसमेंट में मौजूद दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पाक फौज के हुकाम भी मौके पर मौजूद हैं और ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। रास्ता दुश्वार गुजार होने की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, इस वक्त आसिफ शहजाद हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो अब तक काबू नहीं पाया जा सका। जी शहजाद। जी बिल्कुल, ये मसरूफ तरीन इलाका है पेशावर सदर का। यहाँ पर तमाम जो कारोबारी मरकज है, इसमें ये मोबाइल प्लाजा है जिसमें मोबाइल के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, बैटरीज हैं और जो दीगर सामान है वो मिलते हैं।
तो इसमें बेसमेंट में आग लगी है, तो इसने देखते ही देखते पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया। इसके साथ साथ जो इसके इर्द गिर्द जो है कुछ रिहायशी इलाके हैं, उनके घरों को भी आग ने अपने लपेट में लिया है। मसाइल यहाँ पर ये हैं कि जो मोबाइल की बैटरीज हैं वो वक्तन फवक्तन ब्लास्ट हो रही हैं, उसकी वजह से आग की शिद्दत जो है वो ज्यादा होती जा रही है। रात से जो है इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाक फौज, कैंटोनमेंट बोर्ड, रेस्क्यू 1112 समेत जो दीगर इमदादी इदारे हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फायर फाइटर जो हैं 150 से ज्यादा फायर फाइटर हैं, जिनके मुख्तलिफ एंगल से आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनसे सामान निकाला गया है। कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत भी इसमें जो आवाम है वो भी इनकी आग बुझाने का अमल भी जारी है, लोग अपनी मदद आप भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त पाक फौज के जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो भी हैं, 1112 भी इस वक्त मसरूफ़ अमल है कि आग को बुझाया जा सके। बहुत शुक्रिया, आसिफ शहर में आगाह कर रहे थे। और जनाब कल से एक बड़ी खबर घर में, और वो भी सुबह। और पता है ये ट्रेंड भी बना हुआ है, तो एक्स पर लोगों ने बेशुमार पोस्ट इस पर किए हैं। तो हैशटैग शुएब मलिक हमारा पहला ट्रेंड है, जिसकी गूंज ताहाल सोशल मीडिया पर जारी है। पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर शुएब मलिक, जिन्होंने अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली है। साबिक ऑलराउंडर की शादी पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान देखने में आ रहा है। कोई शादी की उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहा है, तो कोई कौमी क्रिकेटर बाबर आजम को शादी करने का मशवरा देता नजर आ रहा है। तो बड़ा इस पर एक ना तूफान सा मचा हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई क्या पहली बार किसी ने दूसरी शादी की है, इतना डिस्कस इसको क्यों किया जा रहा है। अच्छा, वो स्टार्स है ना, स्टार्स इर्द गिर्द स्टार्स हैं, लेकिन शुएब मलिक एकदम से जो सानिया मिर्जा वो स्टार, फिर सना जावेद स्टार। तो ये स्टार्स की जो आपस में शादी है वो टॉक ऑफ द टाउन है। फिर बहुत से लोगों ने दूसरी शादी को लेकर बड़ा अजीब मामला वो डिस्कस कर रहा है कि हालांकि टोटली उनका पर्सनल मैटर है। एग्जैक्टली और ये हर किसी का हक है, और वो कोई अगर महसूस कर रहा है कि उसको जरूरत है इस हक को इस्तेमाल करने की, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। तो इस पर खैर डिस्कशन उस तरह बनती नहीं है, लेकिन जाहिर है लोग सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जो सोच रहे हैं उन्होंने लाजमी उस पर लिखना होता है। तो हमारे भी अभी डिस्कस करने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना, बल्कि हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और सोशल मीडिया क्योंकि हर जगह छाया होता है, इसलिए उस पर बात करना भी ज़रूरी है। शुएब मलिक की शादी जो है वो सोशल मीडिया पर शादी की इत्तला आते ही हर जानिब अदाकारा सना जावेद और शुएब मलिक की शादियों के चर्चे इस शादी पर खुश हैं तो कोई खफा है। अलबत्ता भारत की साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के अहल खाना ने शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की तलाक की तस्दीक कर दी है। अहल खाना और सानिया की जानिब से नए जोड़े के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन इनकी प्राइवेसी का जो है वो हमें भी ख्याल रखना चाहिए। जाहिर है इनका पर्सनल मैटर है, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, बहुत सारी बातें कुछ इस किस्म की हो रही हैं जो क्वेश्चनेबल भी हैं। मैं चाहूँगी मोइन ज़ुबैर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर ये वो क्या सवालात हैं जो आवाम के जहनों में है, जिस पर ये खबर इतनी इसकी चर्चा हो रही है। मोइन बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आपने जो एक ब्रीफ सी रिपोर्ट बनाई, इसमें एक पॉइंट जो रेज किया कि दिसंबर 2022, बिल्कुल ऐसे ही है, नवंबर दिसंबर 2022 में ये बात सामने आ चुकी थी कि शुएब और सानिया की जो अलहदगी है वो होने जा रही है। इस हवाले से उस वक्त जब मैंने इस खबर को प्रोब किया तो जो ख़ानदानी ज़राए हैं शुएब मलिक के, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि पेपर्स जो हैं वो रेडी किए जा चुके हैं, लेकिन उस वक्त शुएब मलिक दुबई में एक चैनल के साथ एसोसिएट थे और कमेंट्री कर रहे थे। तो ख़ानदानी ज़राए यही कह रहे थे कि जब शुएब मलिक वापस आएंगे तो ये तमाम तर प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन उसी दौरान फिर ये इत्तला आई कि शुएब और सानिया के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो दुबई में मिले आपस में, और दोनों ने इस बात की कोशिश की कि इनकी जो अलहदगी है उसको रोका जा सके। फिर हमने देखा कि जो शुएब और सानिया हैं वो एक मुश्तरका तौर पर एक टीवी शो में, सोशल मीडिया शो में आते हैं, और हमने जो र्यूमर्स थे वो ख़त्म हो गए कि शुएब और सानिया अलहदा हो रहे हैं। लेकिन मार्च 2023 में जब शुएब मलिक ने जो सना जावेद हैं उनको उनकी जन्मदिन की मुबारकबाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए दी, फिर उसके बाद ये बात दोबारा से उठना शुरू हो गई कि शुएब मलिक का शायद किसी के साथ जो है वो अफेयर चल रहा है। और चलते चलते फिर फाइनली हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि शुएब और सानिया अलहदा हुए और शुएब मलिक ने
दूसरी या तीसरी जितनी भी शादी है वो सना जावेद से जो की है, इस हवाले से मोइन आप ये कैसे कह रहे हैं दूसरी या तीसरी जितनी भी, मतलब जाहिर है शादी अगर हुई होगी तो दूसरी या तीसरी, कुछ लोग दूसरी और कुछ लोग तीसरी की बात कर रहे हैं। कुछ लोग तीसरी कह रहे हैं, आपके पास खबर क्या है, दूसरी है कि तीसरी है? बल्कि दूसरी की तीसरी बल्कि चौथी भी कह रहे हैं कई लोग। अच्छा, तो ये तो अब शोएब मलिक साहब बता सकते हैं, क्योंकि अब देखें ना, जब दिसंबर या नवंबर 2022 में ये अफवाह फैली थी कि शोएब मलिक की अलहदगी हो रही है, तो उसी दौरान शोएब मलिक की अदाकारा आयशा उमर के साथ एक प्रोजेक्ट की शूट की वीडियोस जो है, तस्वीर जो है वो भी वायरल हुई थी। तो लोगों ने आयशा उमर पर तनकीद करना शुरू कर दी कि शायद वो जिम्मेदार हैं शोएब और सानिया की अलहदगी की। तो आयशा उमर ने कुछ दिन इंतजार करने के बाद अपना बयान जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए रिलीज किया कि वो शोएब और सानिया की जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हैं और शोएब मलिक उनके एक अच्छे दोस्त हैं और वो शोएब मलिक दोनों एक दूसरे के ख्वाहिश हैं। अभी भी ये कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं जो कि हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि सानिया को जो इन दोनों में दरमियान अलहदगी हुई है वो शोएब मलिक ने छोड़ा है उनको सना की वजह से, सना ने उमैर जसवाल को छोड़ा शोएब मलिक की वजह से। फिर कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अभी तो सना जावेद की इद्दत ही पूरी नहीं हुई थी, तो शादी कैसे हो गई, निकाह कैसे हो गया, बड़ी चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल इस पॉइंट पे मैं आने लगा था कि एक महीना पहले ये बात सामने आई कि सना जावेद और उमैर जसवाल जिनकी 2020 में शादी हुई थी उनकी अलहदगी हो चुकी है। अब अगर एक महीने का टाइम देख लें तो फिर जो सोशल मीडिया पे लोग सवालात उठा रहे हैं वो दुरुस्त भी हो सकते हैं, लेकिन एक महीने बाद जैसे शोएब और सानिया की खुला जो है वो अभी नहीं हुई, 2 से 3 माह पहले ही हुई थी। इसी तरह उमैर जसवाल और जो सना जावेद हैं उनके दरमियान भी अलहदगी यकीनन 1 माह पहले नहीं कुछ अर्सा पहले ही हुई होगी। लेकिन बिल्कुल बस यही पॉइंट जिस पे मैं जोर देना चाह रही हूँ कि उनका पर्सनल मैटर था, उन्होंने आवाम से इसको सीक्रेट रखा, नहीं बताया, पहले ही खुला या तलाक हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना बड़ा गलत है कि भाई पता नहीं हुई थी, इद्दत थी, क्या था, ये बड़ी नेगेटिव बातें हैं। ये मेरा ख्याल है कि मैं एज अ व्यूअर या फिर एज अ सोशल मीडिया सारिफ हमें नहीं करनी चाहिए। क्या ख्याल है मुदस्सिर? बिल्कुल, ये एक ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगी का मामला है, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब आप सुपरस्टार होते हैं, स्टार्स होते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी डिस्कस होती है वो मीडिया पे, सोशल मीडिया। जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, हम रूमर्स को भी कह रहे हैं कि वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी डिस्कशन किसी न किसी सूरत में कर रहे होते हैं। हमने ख्वाहिशात भी कर रहे हैं लेकिन डिस्कशन ज़रूर कर रहे हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर हर तरह के लोग हैं। अच्छा, एक तरफ खिलाड़ियों की शादी थी मोइन, और दूसरी तरफ अब खिलाड़ी और एक्ट्रेस की शादी हो गई है। तो अब आप की जो बीट है, जिसे हम उर्फ़े आम में कहते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर्स किस बीट में काम कर रहे होते हैं, तो आप एक तवील अरसे से मोइन इसमें काम कर रहे हैं। तो ये शादियों का रुझान और तलाक़ों का रुझान थोड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ गया है, चाहे वो खेल का मैदान हो, ख़ास तौर पर एंटरटेनमेंट साइड पे? देखिए, पाकिस्तानी शोबिज़ में ज़्यादातर यही खबर होती है, शादी और तलाक। तो एक अच्छा इजाफा हुआ है पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक क्रिकेटर का। उम्मीद है कि शोएब मलिक जो मॉडलिंग भी करते रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी रहे हैं, वो हो सकता है किसी ना किसी फिल्म में भी अनकरीब आ जाएं और सना जावेद को भी फिल्म में ले आएं, तो या खुद भी ड्रामा इंडस्ट्री में आ जाएं। तो ये तो वो सवालात हैं जिसके जवाब शायद जो शोबिज़ बीट कर रहे हैं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं वो खुद। चले मोइन, अब आपको भी मशवरा है, शोएब मलिक ने दूसरी तीसरी कर ली, आप पहली कर पहली कर ले। शोएब के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ी अच्छी जुगत करते हैं और बड़ा अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है पूरी टीम में। तो बहरहाल देखते हैं वो इसका इस्तेमाल कैसे एक्टिंग में करते हैं। साथ मौजूद थे और अब आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक रूमर्स गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद दिल बर्दाश्ता होकर अपनी फैमिली के हमरा बरतानिया शिफ्ट हो गए। क्या वाकई ऐसा कुछ था या सिर्फ अफवाहें थी? बाखबर ज़राए ने सरफराज अहमद के बरतानिया मुंतकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी है। बिल्कुल, कौमी क्रिकेटर लंदन छुट्टियां मनाने गए हैं, जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। सरफराज अहमद की अहलिया लंदन में ही मुकीम है, जबकि उनका बेटा भी लंदन में ही ज़ेर तालीम है। इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद साहब, ये क्या र्यूमर्स हैं? हमें तो ये भी पता चला है कि सरफराज का बेटा वहाँ पर ज़ेर तालीम है, वो सिर्फ छुट्टियों पर वहाँ गए हैं, लेकिन इस तरह की खबरें क्यों आ गई कि दिल बर्दाश्ता हो गए, पाकिस्तान ही छोड़ दिया?
बहुत शुक्रिया शहरीस आपको और मुदस्सिर भाई को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर ये बहुत ही बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। हम दोनों यकीनी तौर पर जिस तरह बात करते हैं, बोल्ड न्यूज़ चैनल बाजी ले जाता है स्पोर्ट्स के हवाले से, और सरफराज अहमद के एज ए कोच के नाते मेरी कल भी सरफराज से बात हुई। यकीनी तौर पर बहुत ही मायूसकुन बात थी, किसी जर्नलिस्ट ने ये खबर कह दिया सरफराज मुल्क छोड़ के भाग गया, और ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। उससे एक दिन पहले उनके भाई का वलीमा था, वलीमा के बाद उनकी इंग्लैंड की फ़्लाइट थी। शहरी और मुदस्सिर भाई यकीन तौर बड़े दुख से कहना पड़ता है, जिसने पाकिस्तान के लिए इस तरह कारनामे अंजाम दिए हो और पाकिस्तान के 3 साल कप्तान बना हो, वर्ल्ड रैंकिंग का प्लेयर हो। और मैं ये समझता हूँ बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरी कल भी बात हुई, आज भी बात हुई, जिस तरह शहरी से बड़ी क्लियर एक बात की, पाकिस्तान सच्चा पाकिस्तानी है, मुल्क के लिए क्रिकेट खेलना चाहते। क्रिकेट में तो ज्यादती हुई है, बैरेट का कत्ल तो हुआ है। तो एक चीज जो है वो यहाँ मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या सरफराज वाकई दिल बर्दाश्ता है? मुल्क तो नहीं उन्होंने छोड़ा, पाकिस्तान के साथ थे हैं, लेकिन क्या वो दिल बर्दाश्ता हैं अब टीम के हवाले से कि वो टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं या जगह उनको नहीं दी जा रही है? देखिए मुदस्सिर भाई, आप काफ़ी सीजन से प्रोग्राम कर रहे हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र है। ज़रूर सरफराज अहमद का जुल्म हुआ है, बहुत दिल टूटा हुआ उनका, उसमें कोई दौरा नहीं। हक और सच की बात करूंगा, सरफराज का दिल इसलिए टूटा है, पहले टेस्ट की पहली बॉल पे जिस तरह वो आउट हुए, दुनिया क्रिकेट की कोई भी तारीख में कोई भी एक इनिंग में कोई भी इंसान को ड्रॉप नहीं करता। 7 टीम के खिलाड़ी भी तो आउट हुए। उस टेस्ट मैच की वजह से सरफराज अहमद को आपने ड्रॉप कर दिया, खुला खुला मेरिट का कत्ल हो। आप 4 साल बाद वो कम बैक करता है, तारीख दोहराता है, पाकिस्तान की काज़न ट्रॉफी में 700 रन बनाता है, 7 कैच पकड़ता है, 10 साल बाद सिंध को चैंपियन बनाता है। पाकिस्तान साबिक मौजूदा चेयरमैन को पाकिस्तान का कप्तान बनाते हैं, ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। उसके बाद कोई एक लॉबी काम करती है, शान मसूद को कप्तान बना दिया जाता है। दोहरी पॉलिसी नहीं तो क्या है, पाकिस्तान में 65 टेस्ट मैच उसने खेले, पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान है। ये लॉबी है नहीं तो क्या है, मेरिट का कत्ल नहीं तो क्या है, ये मुझे बताइए क्यों ना दिलबसार होगा। यकीनी तौर पर दुख के साथ कहना पड़ता है, खुला खुला मेरिट का कत्ल है। और प्लेयर पावर तो उसने कभी नहीं बनाई, प्लेयर पावर तो ये लोग बनाते हैं। बाबर की बात करूँ, शाइन की बात करूँ, इफ्तिखार की बात करूँ, क्या रिजवान की बात, डंके की चोट पे इन्होंने प्लेयर बनाई। उसने टीम को सेट करने की कोशिश की। टीम के आज बाबर किस वर्ष की दवा है, बाबर को मोटिवेट करने में सरफराज अहमद का हाथ है। मुदस्सिर भाई, ये इस तरह की बातों से पाकिस्तान का इमेज इन्होंने खराब कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम साजिद भाई, अब मेरिट के मतलब बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, सबसे ज़्यादा रन्स भी सरफराज अहमद के नज़र आए, लेकिन पहले टेस्ट में दोनों इनिंग में सरफराज को उस तरह खातिर खा स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि मेरिट का कत्ल है, तो क्या आप समझते हैं कि सरफराज अहमद को टीम का हिस्सा होना चाहिए रादर देन के रिजवान, जिन्होंने अगले दोनों टेस्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया? तो क्या रिजवान की जगह सरफराज अहमद टीम में हों विकेट कीपर? देखिए मुदस्सिर भाई, डायरेक्टर हफीज ने जिस तरह बात की, एक इनिंग की कारकर्दगी हम सरफराज के कैरियर का फैसला नहीं कर सकते। दूसरे 2 दिन बाद उसने कैसे ये फैसला कर लिया सरफराज के कैरियर का, और कौन सी ऐसी नाविदी, शान मसूद तो उसको डंके की चोट में टेस्ट मैच खिलाना चाह रहे थे, दूसरे क्यों हफीज ने डंके की चोट में बात का रिजवान खेलेगा, और साथ वही लड़के जो है उन्होंने भी तो किसी ने रन नहीं बना दिया। सरफराज को क्यों ड्रॉप करके रिजवान को खिलाया? यकीनी तौर पर पर सरफराज के साथ जुल्म हुआ है, डंके की चोट पे जुल्म हुआ। तो ये जुल्म करने वाला कौन है, जरा ये भी बताइए। यहाँ तो ये सियासत है जो पीसीबी के अंदर आपको पता चलती आ रही है और अभी भी है, यहाँ फिर इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी हैं, उनकी अपनी को कोताही है। उनकी अपनी कोताही यही है, यकीनी तौर पर जो उनसे लोग तवक्को रख रहे थे, जो उनकी कारकर्दगी जिस तरह पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास में कारकर्दगी दिखाई थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा होप लगा ली थी। जो श्रीलंका में उनके हेलमेट में बॉल लगी थी, जिसके आगे जो बॉल उनकी बहुत फॉर्म में थी, और जिस तरह वो हेलमेट के बाद इंजर्ड हुए और उसके बाद रिजवान ने खेला, और जिस तरह पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच में शान ने जिनको कॉन्फिडेंस दिया, ड्रेसिंग में कॉन्फिडेंस दिया, मगर ये यकीनी तौर पर जो सरफराज अहमद के साथ जो तवक्को लग रही, 25 करोड़ के अवाम की तवक्को थी, एक चांस जरूर मिलेगा दूसरे टेस्ट मैच में। मगर ये चीज मैं वाज़े तौर पर बताते चलूं, शान तो खिलाना चाहते थे, हफीज और मैनेजमेंट ने डंके की चोट पर रिजवान को खिलाया, रिजवान ने कारकर्दगी दिखा दी। ओवरऑल इस तरह की आप देखें ना, एशिया कप से ले लें, वर्ल्ड कप ले लें, पाकिस्तान की तमाम फॉर्म में खेलने वाला प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर, सीनियर प्लेयर था, उसको आपने वर्ल्ड कप में दूध में मक्खी की तरह निकाला। बोल्ड न्यूज़ चैनल ने डंके की चोट पे आवाज उठाई, मेरिट का कत्ल। तो आप मुझे बताइए, बाबर रिजवान ने डंके की चोट पे गुरु बताया, रिजवान ने तो ये तक कह दिया चेयरमैन साहब कुर्सी तो आने जा
जाने वाली चीज है। वो चेयरमैन साहब तो हट गए, रिजवान तो वही खड़ा हुआ है। रिजवान यकीनी तौर पर 90 रन बनाते ऐसे कर रहे थे जलसे की कौम से खिताब करे, भाई 90 रन बनाया आपने, मैच को तो फिनिश नहीं किया, आपने टीम को कौन सा मैच जिताया है, मुझे ये बताइए। मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, हम कंपेयर कर रहे हैं इस वक्त सरफराज बिटवीन रिजवान T20 में परफॉर्म कर रहे हैं, वनडे में परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस हमने PSL में, क्योंकि वो T20 खेल रहे हैं, पिछले 3 में जहां कोयटा ग्लैडिएटर है वो आपके सामने है, और जब डोमेस्टिक में सिवाय उनके परफॉर्मेंस जैसे उनको मौका मिला वो टेस्ट में भी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो क्या हम सरफराज को रिजवान पर तरजीह देते हुए सरफराज को टीम में बिठाना चाहिए और रिजवान जो है वो स्टैंड पे होना चाहिए, आप समझते हैं? देखिए मुदस्सिर भाई, अब सीजन मेरे ख्याल में बड़े जर्नलिस्ट है, बड़ी गहरी गिरफ्त है। आप मुझे बताइए रिजवान ने कीपिंग ग्लव्स क्यों छोड़े? आजम खान को एज ए विकेट कीपर उसको खिला दिया। सरफराज के होते उसने कभी भी कीपिंग ग्लव्स छोड़े ही नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं किया। सरफराज के होते हारिस को कैरी करता रहा, 2 साल उसने हारिस को कैरी किया। 2 मैच उसने मोइन खान के बेटे आजम खान से कीपिंग कराई, उसके बाद से फौरन की तौर पर कीपिंग ग्लव्स पकड़ ले, क्योंकि 2 मैच उसकी कारकर्दगी नहीं थी, 3 मैचों कोई खास कारकर्दगी उसकी नहीं थी, को पता चल गया मैं एज ए विकेट कीपर बैट्समैन हूं, बैट्समैन विकेट कीपर नहीं हूं। तो ये चीज को भी नजर रखना चाहिए, ये पूरा मैरिट का कत्ल है। सरफराज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये खुला मैरिट का कत्ल है, जिसकी वजह से आज वो दिल बर्दाश्ता भी हैं और इस तरह की खबरें जो हैं वो गर्दिश में भी हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप हमारे साथ मौजूद रहे। अभी हमें मुदस्सिर एक ब्रेक के बाद हम फिर से नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, दुनिया बोल है में। और हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे पेशावर सदर के इलाके में शॉपिंग सेंटर में हौलनाक आतिशबाजी का वाक़या हुआ है। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी अब आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानेंगे, नवाब शेर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी नवाब शेर, बताइएगा यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड हुकाम है वो क्या बता रहे हैं, कितना वक्त और लग सकता है? जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके सदर कैंट में मोबाइल प्लाजा में आग लगी हुई है और ये रात को ही ये आग लगी हुई है और आग जो है वो बड़े पैमाने पर लगी हुई है और इस वक्त जो है वो रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जो है वो जाए वकूआ पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने का अमल जो है वो जारी है। अभी तक कितनी फ़ीसद आग बुझाया जा चुका है, हमारे साथ रेस्क्यू के तर्जुमान बिलाल फैज़ी मौजूद करते। जी, आग किस वजह से लगी और कब लगी और इसमें कितने रेस्क्यू एहलकार हिस्सा ले रहे हैं और अभी तक आग पर कितनी % काबू पाया जा चुका है? जो लोकल लोग हैं उनके मुताबिक आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और तकरीबन 12:45 पे रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम को कॉल मौसूल हुई। तो जैसे आपको पता है कि हमारा 1 से 1.5 मिनट के फासले पर कंट्रोल ऑफिस मौजूद है, वहाँ से फायर व्हीकल आई। तो इसकी शिद्दत को देखते हुए मज़ीद जो गाड़ियाँ थी वो भी तलब की गई और इस वक्त तक 70 से 80% आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जैसे आपको पता है कि यहाँ पे इग्निशन की बहुत सारी चीज़ें यानी मोबाइल एक्सेसरीज़, बैटरियाँ, UPS, एयर कंडीशन और उनकी फिर बैटरियाँ वो हैं और वक्तन फ़वक्तन जो है वो ब्रस्ट करती हैं, वो फटती हैं, जिसकी वजह से आग जो है वो दोबारा भड़क उठती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोग जल्द अज जल्द आग पर काबू पाएँ और इसी वजह से हम लोगों ने पेशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा और ज़िला खैबर से जो फायर व्हीकल्स थी और फायर फाइटर्स थे उनको तलब किया और कोशिश हमारे जो बुनियादी थी वो यही थी कि हम लोग थोड़ा सा जितने भी वो लोग हैं उनको महफूज कर सके। तो जो इर्द गिर्द के लोग थे जो अकब में रिहायशी घर थे उनको भी जो है वो निकाला गया और वहाँ से जो है वो दीवारें तोड़कर ऑपरेशन जो है वो जारी है और अब तक एक ही जगह पे जो है वो इस चीज़ को काबू किया गया है। फायर अभी फ़िलहाल एक ही जगह पर मौजूद है और उम्मीद है कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। अच्छा, कोई जानी नुकसान अभी तक हुआ और माली नुकसान हुए कितने हुए? जी बिल्कुल, ये तो इनिशियली कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि माली नुकसान कितना हुआ है, लेकिन अगर जानी नुकसान की बात की जाए तो अभी तक जो 4 दुकानदार थे जो इब्तिदाई वक्त में अपना सामान निकालने के लिए जा रहे थे तो उनकी हालत गैर हो गई थी। उनको जो है वो रेस्क्यू 1122 के जवानों ने निकाला है, अस्पताल में मुंतकिल किया जहाँ उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। उसके बाद से अब तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। अच्छा, रेस्क्यू की कितनी टीमें इसमें हिस्सा
ले रही हो और कौन सी इमदादी टीमें? जी बिल्कुल, इस वक्त रेस्क्यू 1122 की फायर फाइटिंग टीम्स हैं, मेडिकल टीमें मौके पे मौजूद हैं, सिक्योरिटी इदारे जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, और हम सब मिल के जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल मिलकर ये कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द यहाँ पर सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। नवाब शेर हमें यहाँ की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। नवाब शेर, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे, अभी तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं सियासी माहौल के हवाले से। इलेक्शन का माहौल है गर्मा गर्म और हर तरफ जल्द से जुलूस, रैलियां, कैंपेन, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपीपी का मंशूर पेश कर दिया है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, भूख मिटा दो प्रोग्राम समेत यूथ सेंटर का क़याम 10 निकाती मंशूर में शामिल है। मगर मौजूदा मुल्की माशी हालात में क्या मंशूर काबिल अमल भी है? बड़ा भरपूर कल पार शो किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त पीपल्स पार्टी के सदर हैं निसार खोड़ो साहब, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे। निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया पीपल्स पार्टी की कैंपेन भी जारी है। कुछ टाइम पहले तक तो बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। क्या समझते हैं, इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएंगे इंशाल्लाह? देखें, मुझे सूरत हाल ठीक लग रही है। इलेक्शन इंशाल्लाह 8 फरवरी को होंगे। मैं किसी तजब्जुब का शिकार नहीं हूँ। इलेक्शन हो रहे हैं, गारंटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ली हुई है। सेनेट के रेजोल्यूशन का कोई असर ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट रेजोल्यूशन का जवाब दे दिया है कि हम इलेक्शन पोस्टपोन नहीं करेंगे। अब जब नहीं करेंगे तो चीफ जस्टिस भी यही कहता है, हुकूमत भी यही कह रही कि जी इलेक्शन होंगे। अब रही बात के बदअमनी का सवाल उठा के इलेक्शन नहीं खत्म की जा सकती। यहाँ तालिबान भी थे किसी जमाने में जिसका भी मुकाबला कर रहे थे। यहाँ टीटीपी होगी अपनी जगह पे, लेकिन हमारे पास अफवाज पाकिस्तान है जो उनको टैकल कर सकती है। अफवाज पाकिस्तान का किरदार किसी तरह से भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब इस लिहाज से अगर इलेक्शन में सब पार्टियों को मौका भी मिल गया, इमरान खान ने अपनी टिकट गंवाई अपनी चरियाब की वजह से। उसको कहा गया था 2 साल पहले इलेक्शन कराओ, लेकिन उसने नहीं कराई। और इलेक्शन की बातें करते भी यही थे कि जी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, और मुल्क में जमहूरियत मांग रहे हैं। अब जब कहा गया था तो उसको इलेक्शन करा देने चाहिए थे। अगर वो बहस करता था कि हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जो इलेक्शन कराती है, तो फिर मेरा सवाल बनता है कि उसने क्यों नहीं इलेक्शन करवाए। इसको इलेक्शन को खुद कंफ्यूज कर दिया उन्होंने। इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें चीफ जस्टिस का कसूर नहीं है, इलेक्शन कमीशन। अच्छा खोड़ो साहब, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी हमेशा नजरियाती जमात रही है, लेकिन इस वक्त जो हालात बन रहे हैं इसमें पीटीआई का इल्ज़ाम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं मजबूर होकर कह रहा हूँ कि मुझे उनके साथ हमदर्दी हो सकती है, लेकिन किया कराया उनका खुद का है। अगर इलेक्शन कमीशन ने सवाल कर दिया था कि इंटर पार्टी इलेक्शन कराओ, तो फिर उनको कराने चाहिए थे। अगर उन्होंने खुद के लिए अपने लिए खुद मसला पैदा कर दिया तो किसी और को इल्जाम नहीं देना चाहिए। उनको करना था। पीपल्स पार्टी के लिए सवाल उठता तो वो भी करा लेती, लेकिन पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हुए हैं, इसलिए मुस्लिम लीग के भी हुए होंगे। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिली। उनको अपने अपने काम करने चाहिए थे। अगर उनको बैट नहीं मिल रहा था तो हमसे भी तीर छीना गया था, हमसे भी तलवार छीनी गई थी और हमने तीर को अपना लिया। अगर उनसे बैट छीनी जा रही थी तो वो बॉल ले लेते। मैं कब रोक रहा हूँ उनको? बात उन्होंने की है क्योंकि वो खुद अंदर से ही कुछ न कुछ कमजोर समझ रहे हैं अपने आप को कि बैट पर लड़ाई करते करते टाइम तो जाया कर दिया। कोई और निशान लेने के लिए उन्होंने क्यों नहीं दरखास्त दी जब देख रहे थे कि जी हमें नहीं मिल रहा बैट। खोड़ो साहब, कहिएगा कि अभी जैसे कि पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर पेश कर दिया है तो इसमें काफ़ी वादे किए गए हैं। हम देख रहे हैं मुफ्त बिजली 300 यूनिट कहा गया है कि वो दी जाएगी। फ्री हेल्थ कार्ड के हवाले से बात हो रही है, फिर फ्री एजुकेशन है, हारी कार्ड है, इससे बढ़कर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा? मुल्क के मुआशी हालात तो पहले ही ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ डूएबल चीजें हैं ये चीजें हमारे लिए डूएबल हैं, आउट ऑफ ऑर्डिनरी। इमरान खान ने कहा जी 10 लाख घर बनाऊंगा या 50 लाख घर बनाऊंगा और इतनी सारी नौकरियां दी कि वो क्या डूएबल थी? वो कर सका? नहीं कर सका।
नहीं कर सका, इसलिए इमरान खान पर भरोसा उठ गया। ठीक है जनाब। रही बात पीपुल्स पार्टी की, पीपुल्स पार्टी इस तरह से कर सकती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कितने अरबों रुपए जाते हैं, चल रहा है ना, डूएबल है ना। इसलिए हमने कहा कि बाबा वो चीजें करो जो आम आदमी की जिंदगी में फर्क ला सकें, उनको कोई सपोर्ट हो सके। हारी मजदूर नौजवान, अगर हम बेनजीर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनको ट्रेनिंग देते थे हम, और उनको वजीफा भी देते थे, 3-3 महीने के लिए वजीफा भी देते थे, 4-4 महीने के लिए वजीफा भी देते थे। अगर बिलावल साहब ने कहा कि सारे बेरोजगारों को हम 1 साल के लिए वजीफा देते रहेंगे जब तक उनको कोई नौकरी मिल जाए, और नौकरियां तो गवर्नमेंट की निकलती रहती हैं हर साल। जब खोड़ो सब तनख्वाहें डबल कर देना, बिजली के 300 यूनिट फराहम कर देना, हम IMF के प्रोग्राम में इस वक्त रहते हुए ये सब कैसे करेंगे? जनाब आली, मैं बात बताता हूँ आपको। 2008 में जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत हुई थी तो उसमें तनख्वाहों में 150% इजाफा किया गया था। पाकिस्तान ने सरवाइव कर लिया ना। 150% उस वक्त की तनख्वाह में 150% हमने जब इजाफा कर सकते थे तो कल हम उनको डबल भी कर सकते हैं। हमने सोलराइजेशन का प्रोग्राम वैसे ही अप्रूव किया हुआ है कि जी विलेज सोलराइजेशन में फंडिंग गवर्नमेंट की होगी, सोलर पे हो जाएंगे। सोलर पे हो जाने के बाद IMF के साथ क्या फिर से डील नहीं की जा सकती कि जी हमें सब्सिडी देने दो? की जा सकती है ना। अब मैं उसका जवाब दूं, इस वक्त तक 17 वफाकी वजारतें हैं जो वहां नहीं होनी चाहिए। 17 वफाकी वजारतों पर अरबों रुपए सालाना खर्च होते हैं। अगर ये हम वजारतें शिफ्ट करें सूबों को, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी और ज्यादा मुस्तहकम हो जाए और उनके अखराजात को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तो फिर ये क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि जो बचत होगी उस बचत से हम काफी कुछ और कर सकते हैं। अच्छा खोड़ा साहब, आप लोगों के मंशूर में सबके लिए मुफ्त सेहत की सहूलियात भी शामिल हैं। अगर विफाक में हुकूमत नहीं बनती और सिर्फ सिंध में हुकूमत बनती है तो क्या आप सिंध में मुफ्त सेहत की सहूलियात देने जा रहे हैं? ये है मुल्क के लिए मंशूर, ठीक है, ये है मुल्क के लिए मंशूर, और ये हमारी पुरानी ख्वाहिश है कि फ्री हेल्थ सिस्टम हो। दूसरे ममालिक में है। फलाई रियासत का मकसद क्या होता है कि जी हेल्थ को टेक केयर किया जाए। अब ये हेल्थ कार्ड अगर मिलता है तो हेल्थ कार्ड तो पहले भी कुछ ना कुछ दिया हुआ है, अब उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके अगर हम सबके लिए कर सकते हैं, हम उसकी लिमिट रख सकते हैं कि जी फला हद तक अगर कोई बीमार हो तो उसको मुफ्त में इलाज हो जाए, तो ये हो सकता है। ये पहले हुआ है। अगर थोड़े पैमाने में हुआ है तो हम उसको बड़े पैमाने में कर सकते हैं कि उन्होंने तासुब के मारे सिर्फ अपने सूबों में किया। KP में इमरान खान ने किया, नवाज शरीफ ने पंजाब में किया, सिंध को उन्होंने पूछा नहीं। तो फिर ये हो सकता है, जब एक सूबे में कुछ ना कुछ चल पड़ा तो सारे सूबों में क्यों नहीं हो सकता? सही। अच्छा, लेकिन खोड़ साहब, इंतखाबी नताइज के हवाले से क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिसकी पंजाब में हुकूमत बनती है, भले वफाक में भी उसी की फिर हुकूमत बनती है। आप लोगों की कितनी सीटें होंगी, क्या उम्मीद है आपको? मैं कामयाब देख रहा हूँ पीपुल्स पार्टी को। पीपुल्स पार्टी ने एक नई चीज मुतारफ की है जो उसका मंशूर है जी, जिसमें आम लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ सकता है। ये लोग कबूल कर सकते हैं, अपने दिल जान से लगा सकते हैं इसे दिल जान। देखो, पंजाब में 2-3 पार्टियां हैं, पीपुल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, IPP भी है, JUI भी है। ये सारे पंजाब में वो अभी कोई इत्तेहाद भी नहीं बना सके। जरूर अपने लिए सीटें वो कुछ न कुछ निकालेंगे। तो ये नवाज लीग को पंजाब में स्वीप करने का मौका शायद ना मिले। अगर नहीं मिलता स्वीप करने का तो फिर जाहिर है और भी पार्टियां हैं इस मुल्क में। भले हुकूमत की कितनी भी कोशिश हो, इलेक्शन कमीशन सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन कराए, जरूरी नहीं। लेकिन खोड़ो साहब, नून लीग के बकौल तो बड़ी जबरदस्त पोजीशन में है, वो तो खुद को विनिंग हॉर्स तस्वर कर रहे हैं। कराची में इत्तेहाद नहीं हुआ, कोई ऐलान नहीं हुआ, सीट एडजस्टमेंट की बात थी। सीट एडजस्टमेंट भी कहीं ठीक हुए, कहीं ठीक नहीं हुए। शहबाज शरीफ साहब यहाँ से विड्रॉ करके चले गए, ठीक है। अब वो विड्रॉ करके चले गए तो मतलब शहबाज शरीफ की बहुत बड़ी सीट थी ना, वो प्रेसिडेंट है PMLN का, उसको टिकट नहीं दे रही है MQM। इसका क्या मतलब है कि जी पजीराई नहीं, मकबूलियत नहीं,
इसलिए दूसरों का सहारा लेके दूसरे सूबों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको भी महसूस करो साईं। सही। चले खुर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब 8 फरवरी है और घोड़ा भी है, मैदान भी है, देख लेते हैं कि कौन कामयाब होता है। बहरहाल एक चीज़ तो है कि इस वक्त इलेक्शन की जो गहमा गहमी है उसमें अब तेज़ी देखने में दिन ब दिन आ रही है। बिल्कुल तेज़ी देखने में आ रही है और देखते हैं सिचुएशन आगे चलकर क्या बनती है। अलबत्ता ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होने जा रहे हैं, अब इसमें कोई भाम बाकी नहीं है। अब हमें बात करनी है पाकिस्तान छोड़कर दयारे गैर में बसने वाली एक और फैमिली में से एक शख्सियत अमरीका में सिविल हुकूमती निज़ाम का हिस्सा बन गई हैं। अमरीकी नियात पाकिस्तानी फौजिया जंजुआ पहली पाकिस्तानी मुस्लिम खातून है जो अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के शहर माउंट लॉरियल की मेयर मुंतखब हुई हैं। पहली मुस्लिम मेयर खातून है फौजिया जंजुआ जो इस वक्त हमारे साथ हैं। फौजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा कि अमेरिका न्यू जर्सी में पहली मुस्लिम मेयर खातून बनने पर मैं आपको तो मुबारकबाद पेश करती हूँ। आप कई सालों से न्यू जर्सी में कम्युनिटी सर्विस फराहम कर रही थी। हमारे नाज़रीन को अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, किस तरह आपने पॉलिटिक्स में एंट्री दी और मेयर बनने का सफ़र कैसा आपका रहा और कामयाब कैसे हुआ? तो मैं 16 साल से शादी के बाद मैं घर रही थी और अपने बच्चों को पाला था। तो 4 साल पहले मुझे अपॉर्चुनिटी बनी थी पॉलिटिक्स में आने के लिए और मुझे इस तरह मिली थी कि मैं काफ़ी कम्युनिटी सर्विस करती हूँ। तो एक औरत ने रिकॉग्नाइज़ किया कि मैं कम्युनिटी के लिए काफ़ी कुछ करती हूँ, तो कहती है अगर तुम सियासी में आओगी तो तुम और भी कुछ कर सकती हो, तुम और डिफरेंस बना सकते हो। यू कैन हेल्प अ लॉट मोर पीपल इफ़ यू कम इनटू पॉलिटिक्स। सो फिर मैंने इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन कोविड के दौरान था और इलेक्शन में जीत की थी। वो भी एक बहुत हिस्टोरिकल इवेंट था क्योंकि हमारा जो टाउन था रिपब्लिकन था। तो 36 इयर्स बाद डेमोक्रेटिक काउंसिल हमारा बन गया था और मैं पहली औरत पाकिस्तानी मुस्लिम औरत थी जो जीती थी। सो दैट वाज अ हिस्टोरिकल मोमेंट टू। तो बस 4 साल हो गए। मैं पिछले साल डेप्यूटी मेयर थी और इस साल मैं मेयर हूँ। अच्छा फौजी साहब, आप अगर बात करें, आप एक टीचर भी हैं, साथ में आप एक टाउन की मेयर की जिम्मेदारी भी निभाना है, तो इसके लिए पूरी टीम की ज़रूरत होती है। आपने टाउन के मसाइल हल करने के लिए किस तरह से कोई प्लानिंग की है, हिकमत अमली बनाई? तो हमारे काउंसिल में 5 लोग हैं। तो मेरा एक डेप्यूटी है और 3 काउंसिल के लोग हैं। तो और हमारा एक टाउनशिप मैनेजर है जो वो भी डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करती है। तो इट्स नॉट इजी, इट रियली इज़ नॉट इजी। मैंने किसी को पहले भी बताया कि मैं रात के कोई 12 बजे सोती हूँ और सुबह 5 बजे मेरा दिन शुरू होता है। और मैं स्कूल की टीचर भी हूँ तो मैं पढ़ाती भी हूँ, लेकिन मुझे हमेशा इन टच रहना पड़ता है। कभी ईमेल्स चेक करी, मुझे टेक्स्ट मैसेजेस मिले कि अब टाउन में ये हुआ है, अब ये मसला हो गया, अब इसको कैसे हैंडल करना है। तो हमेशा मुझे काम करना पड़ता है। मुझे कोई ब्रेक नहीं मिलती क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा होता है हमारे टाउन में। हमारा टाउन जो है it's the second biggest town in our county, so it's a very very big town and it's very spread out। और हमारे होटल्स काफ़ी है हमारे शहर में, तो हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा होता है। सो कॉन्स्टेंटली मुझे इन्वॉल्व होना पड़ता है। कभी तो फौजिया, अमेरिका में तारिकीन वतन पाकिस्तानियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो उनकी बेहतरी के लिए आप किस तरह काम करने का इरादा रखती हैं? पाकिस्तानियों के लिए और या मुसलमानों की प्रोग्रेस के लिए मेयर के रोल में मैं ये कर रही हूँ कि मैं लोगों को इस्लाम के बारे में ज़्यादा बता रही हूँ, अपने शहर के लोगों को इस्लाम के बारे में बता रही हूँ। हमने एक प्रोक्लेमेशन किया था मुस्लिम हेरिटेज मंथ के बारे में जब मैं मेयर बनी थी। जिस रात मैं स्वर्न हुई थी उसी रात हमने प्रोक्लेमेशन किया था। उस प्रोक्लेमेशन में था कि मुसलमानों ने कितना कुछ अमेरिका में किया हुआ है कि जब लोगों को अफ्रीका से स्लेव्स के लिए लाए थे तो 1 in 3 slaves were Muslim. That Muslims fought in the Revolutionary War. The Muslims
अमेरिका के शुरू से मुसलमान अमेरिका का हिस्सा है। तो मेरा यही मकसद है कि आगे जाके भी मैं लोगों को अपने शहर में बताऊं मुसलमानों के बारे में, जो मिसकंसेप्शंस है इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में वो मैं ख़त्म करूं, जो मिसकंसेप्शंस है पाकिस्तानियों के बारे में वो मैं ख़त्म करूं। और सबसे आसान तरीका यही है इन्वॉल्व होने में, लोगों को एजुकेट करने में, लोगों को इकट्ठा करने में। एक मैं करूँगी रमज़ान और ईद के लिए मैं एक इवेंट अपनी टाउन के लिए मैं रखूँगी ताकि रमज़ान को हम खट्टा बनाएं, रमज़ान के शुरू होने का खट्टा बनाएं। मेरा ये भी दिल है कि मैं एक इफ्तार करूँ अपने टाउनशिप में ताकि लोग आके हम सब इफ्तार खट्टे खोलें। अभी लाइब्रेरी में हमने इस्लाम की किताबें रखी हुई हैं, मुस्लिम हेरिटेज मंथ है न्यू जर्सी में, तो हमने लाइब्रेरी के अंदर सारी इस्लाम की जो भी किताबें, जो मुस्लिम ऑथर्स हैं जो इस्लाम की किताबें लिखी हुई हैं, वो सारे हमने लाइब्रेरी में डिस्प्ले किया हुआ है। स्कूलों में हमने डिस्प्लेस बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आप काम करना चाह रही हैं। लेकिन आखिर में मैं आपसे फौजी जानना चाहूँगा कि हमारे प्लेटफॉर्म से ख़वातीन को क्या पैगाम आप देना चाहेंगे, किस तरह वो माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकती हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं 16 साल में शादी के बाद घर रह के अपने बच्चे मैंने पाले हैं। लेकिन जिस दौरान मैं घर भी थी तो फिर भी मैं लोग के स्कूल में इन्वॉल्व थी, मैं कम्युनिटी सर्विस करती थी, मेरा एक नॉन प्रॉफिट मैंने शुरू किया था। तो हमेशा मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। तो हम अपने बच्चों को पढ़ा, तो अपने जो औरतें घर में बैठी हुई हैं पाकिस्तान में या जहाँ पर भी हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही, अपने बच्चों का टेक केयर करी, इससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं। अपने बच्चों को परवरिश करना, उनका ख्याल रखना माँ से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, ये सबसे नंबर 1 चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरी भी चीज़ें करनी चाहिए। हमें अपने मुल्क, अपनी कम्युनिटी के लिए भी चीज़ें करनी चाहिए। और ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती, ये छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर खाना, पता है कि हमारे एरिया में कोई रह रहा है जिसके पास खाना नहीं है, उस थोड़ा सा और खाना बना के उस किसी को दे दो। छोटी छोटी चीज़ें जो हम दूसरों की ज़िंदगी आसान बना सकें। और ये हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम किस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं, किस तरह हम लोगों की ज़िंदगियां आसान बना सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें काफ़ी नेमतें दी हुई हैं और फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये नेमतें लेके दूसरों की मदद करें। तो चाहे वो मर्द हो, बच्चा हो, बड़ा हो, हम में से सब ये कर सकते हैं, सब छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जो लोगों की ज़िंदगियां आसान होए। बहुत शुक्रिया फौजिया जंजू, आप हमारे साथ मौजूद रही, बड़ी प्यारी और अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की हैं, बहुत शुक्रिया। और अभी हमें मुदस्सिर एक ब्रेक लेना है जी। ब्रेक के बाद ये दूसरी बार है कि ब्रेक मैं ले रही हूँ, आप ही ब्रेक लें, अच्छी बात है। ब्रेक लेते हैं जी। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अब हमें बड़ा ज़बरदस्त एक शख्सियत इन्होंने ज्वाइन किया है और टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है। कार्टून किरदार मिज़ाह के असर के साथ किसी शख्स की तस्वीरी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन जब कोई कार्टून किरदार रोज़मर्रा के मुआशरती मसाइल को उजागर करने की खिदमत अंजाम देता है तो हमारे जहनों में फ़ौरन गोगी का ख्याल आता है। जब बिल्कुल। और पाकिस्तान की पहली पेशावर कार्टूनिस्ट निगार नज़र के कलम की तख्लीक है और आज हमारे साथ स्टूडियो में भी वो मौजूद हैं। और मुस्लिम वर्ल्ड में नाज़रीन पहली खातून कार्टूनिस्ट निगार नज़र, जो कि गोगी स्टूडियो की चीफ़ एग्जेक्टिव भी हैं। अगर आपने बचपन में कुछ चीज़ें देखी हैं, किताबों के शौकीन हैं, कार्टून देखे हैं, कभी कभार अखबारात की सूरत में कहीं ना कहीं, तो आपको गोगी का कैरेक्टर याद होगा। लेकिन आज भी ये कैरेक्टर लोगों के जहनों में है, बच्चों में। किताब का मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ें नज़र भी आ जाए। जनाब ये देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों के लिए। ये इसको क्लोज़ करेंगे, हम आपको दिखाएंगे माई ट्री बुक, यानी कि बुक है और वो भी ट्री की शक्ल में वो नज़र आ रही है। और ये है कि फतेह ग्लोफ, तो ये ग्लेशियर का वो पूरा पहाड़ का वो मंज़र है, वो भी नज़र आ रहा है। और इस वक्त ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है कि इन चीज़ों को दिखाया जाए, क्योंकि इस वक्त एनवायरनमेंट की जो इशू है उस पर भी आपने निगाह बहुत काम किया। बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको वेलकम करें। मैं तो किताबें देख के बस वो हो गया हूँ। कैसी आप?
बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। बहुत सी अचीवमेंट हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। आप का पूरा एक कैटलॉग बनाया है, और वो किसने बनाया है, क्या कहानी है बताइए। इस कैटलॉग की कहानी ये है कि ये कैटलॉग साल में 3 दफ़ा छपता है अमेरिका से, और इसका नाम है आइजोका। आइजोका इज़ लाइक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉमिक आर्ट। अच्छा। तो ये सालों से छप रहा था, 25 साल तो हो गए। अच्छा। लेकिन कभी किसी पाकिस्तानी कार्टूनिस्ट को फीचर नहीं किया गया। तो जब मुझे इनके एडिटर मिले डॉक्टर जॉन ग्लेंट, तो उनको पता लगा कि मैं कार्टून सिर्फ हॉबी या वक्त काटने के लिए नहीं बनाती, आई एम सीरियस अबाउट ड्राइंग फनी पिक्चर्स। तो फिर उन्होंने इसमें कई साल बाद मुझसे कांटेक्ट करके पूछा कि अब मैं क्या करूँ, अभी भी कार्टून्स बना रही हूँ। मैंने कहा जी अभी भी बना रही हूँ, बल्कि अब तो मेरी किताबें बन रही हैं। सो फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया, और 11 सफ़े पर मुश्तमिल पर्सनली एडिटर ने मेरा इंटरव्यू लेके इसमें लगाया है। और फिर वो चूँकि इतनी इस दौरान में तमगे भी मिलते गए, कुछ अवार्ड्स मिलते गए, कुछ और भी चीज़ें शामिल होती चली गईं। यानी अखबार के कार्टून से हट के बसों पे लगाए, 13 बसें पिंडी इस्लामाबाद, फिर उससे हट के हॉस्पिटल्स में लगाए, उसके बाद ऊँटों पे किताबें गईं जो बलूचिस्तान में रोशन ऊँट है जी, उसके ऊपर गोगी की सारी बुक्स, और बुक्स बनती चली गई ना। आई मीन जब पहली किताब का इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ तो मैंने सोचा ये तो अच्छा है, कॉमिक स्ट्रिप से हट के आप किताब बनाएं तो उसका कुछ असर होता है। बिल्कुल। और जब वो असर देखा, मेरे सामने टेस्टिमोनियल्स आए, तो मैंने कहा बस अब गोगी की किताबें बनानी चाहिए। तो वो बनाती गई तो 31 किताबें वो हो गई। ये लेटेस्ट थी जो आपने वो पहाड़ वाली उठाई है ना, ग्लेशियर लॉन्ग, वो पिघलने पे है, यू नो क्लाइमेट चेंज में जब ग्लेशियर्स, वो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पिघल के फिर उससे फिर फ्लड्स भी आ जाते हैं, फ्लड्स आते हैं, तबाहियां आती हैं। एनवायरनमेंट का जो है पूरी दुनिया में सबसे सीरियस इशू ही बेसिकली नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि इन इश्यूज को आपने हाईलाइट किया। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अब हम देख रहे हैं कि बच्चों का रुझान जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये एनिमेशन साइंस फिक्शन मूवीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है, या फिर आपकी पर्सनली ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या बच्चे अब भी इन कैरेक्टर्स को देखना, इन बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं? जी करते हैं। सिर्फ ये है कि जो वेस्ट में या बाहर मुल्कों में है उनको सपोर्ट है, सिस्टम ऐसा है कि जो कार्टूनिस्ट और क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं वो बनाते हैं बुक की फॉर्म में, फिर उसी की मूवी बन जाती है। सो यू सी दे हैव दैट सपोर्ट। गोगी की तो कोई मूवी अभी तक नहीं बनी, इसलिए कि हम खुद ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं आर्टिस्ट, और कॉमिक आर्टिस्ट पाकिस्तान में नहीं हैं, एटलीस्ट मेरी नज़र में नहीं है। तो वो कॉमिक आर्टिस्ट जब अपना एक तख्लीक करते हैं, एक कैरेक्टर, एक माहौल, एक कहानी, तो फिर उसको पहली फॉर्म होती है उसकी बुक की, जो कि मिल जाती है आपको हाथ में, कॉमिक बुक सस्ती सी, इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन फिर उसी की फिल्म बनती है। और जब फिल्म बनती है एनिमेशन जैसे आप कह रही हैं, तो यस उसको एकदम एस्केलेशन मिल जाता है। तो बच्चे पढ़ते हैं किताबें, आप अट्रैक्टिव किताबें बनाएं। बहुत अट्रैक्टिव तो लग रही हैं मुझे बुक्स, वो छोड़ते ही नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है आप बच्चों को अगर ऐसे माहौल में जाके खड़ा कर दें जी कि जहाँ इस तरह की किताबें हैं तो उस तरफ आ जाएंगे। अगर हम बच्चों को मोबाइल दे देंगे तो बच्चे उधर आ सकते हैं जहाँ हम ले जाना चाहें। लेकिन आपकी बात वो बड़ा ज़बरदस्त है कि वहाँ पर उनके पास सपोर्ट होती है, सपोर्ट है, वो पूरा एक फिल्म की सूरत में आ जाती है, एनिमेशन में चीज़ें। अच्छा, लेकिन एक चीज़ में ये आपने स्टार्ट कब किया था, आपको कैसे ख्याल बहुत दिन पहले? और गोगी क्या? मैं तो प्री मेडिकल पढ़ रही थी, आपको पता है। अच्छा। लेकिन मैं एफएससी में बिल्कुल, और मैं साइडों में जो जगह होती थी ना, बुक्स की साइड में होती है ना थोड़ी थोड़ी मार्जिन, मैं उसमें ड्राइंग्स बना रही होती थी। सो मुझे पता था कि मेरा पैशन ड्राइंग में है। तो फिर एक पॉइंट पे आके, इवन मैं उस वक्त क्लास में मॉनिटर थी, मैं उस क्लास से निकल के फाइनेंस डिपार्टमेंट में चली गई, और वहाँ मैंने टेस्ट दिया तो उन्होंने कहा आ जाएं आप, तो वी आर रेडी फॉर यू। तो बस फिर उसके बाद पीछे नहीं मुड़ के देखा। वो पूछते रहे वेयर इज द मॉनिटर, वेयर इज द मॉनिटर, पता लगा मॉनिटर तो चली गई। अच्छा, अब अभी मुझे ये बताइएगा कि निगार साहब, पाकिस्तान में जैसे कि आपने बताया कि एक स्ट्रगल है, और हमें नहीं इससे पहले कोई ऐसे कार्टूनिस्ट इस तरह के नज़र आए या फिर कॉमिक आर्टिस्ट नज़र आए कि जिन्होंने इस तरह से काम किया हो, क्यों हमने इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी? मेरा ख्याल है आई थिंक
ये उन लोगों के हाथ में है जो कि पॉलिसीज़ बनाते हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि अगर सपोर्ट हो, एकेडमी हो, कोई शोबा हो, कोई यूनिवर्सिटी हो जहाँ कॉमिक आर्ट सिखाया जाए, तो सीखने वाले कम नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, बट ये लागू करना जरूरी है ऑफिशियल लेवल पे। में अगर हम इस चीज को Exactly, ले आते, बिल्कुल बिल्कुल, अगर ले आते, अगर है ना, तो वो नहीं हुआ ना, अगर आर्ट है बट वो नहीं है, बाकायदा तौर पे इसको सिखाया नहीं जाता। हालांकि इतनी प्यारी चीजें पता नहीं क्यों किसी को इस हवाले से एक ख्याल या तरजीहात में शामिल नहीं रही, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात। जी इंशाल्लाह, अब देखिए जब हम पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा ना इसका, अब आप देखें हमारे यहाँ समझते हैं कार्टून जो है वो बच्चों के लिए जी, लेकिन जो मेरे जितने टॉपिक्स हैं, स्पेशली जो मेरी आ गई कॉमिक बुक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स हैं बड़ों के, लेकिन वो बिल्कुल बच्चों के लेवल पे थ्रू कार्टून्स मैंने बताए हैं। और बड़े तो पढ़ते ही हैं, फिर वो ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि वो अट्रैक्टिव हैं। अच्छा, अब देखिए बात क्या है, जब हम इसको उस पे लाएंगे, उस लेवल पे लाएंगे कि बच्चे इससे अट्रैक्ट होंगे, आप बच्चों को हर चीज़, चाहे वो क्या पाकिस्तान स्टडीज जिससे भागते हैं बच्चे, या उर्दू जो उनको बोलनी ही नहीं आती है, लिखनी भी नहीं आती, आई मीन व्हाट्स दिस, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कल्चरल इंपीरियलिज्म अलाउ कर रहे हैं। वी आर सेइंग कि डोरा दिखाएं, बारबी दिखाएं, ये दिखाएं, और बच्चे उस पर बिल्कुल हुक्ड ऑन है, स्पाइडरमैन, तो उनको सारा पता है। मेरा पोता, मेरा नवासा है, वो मुझे सारी किताब उसको याद हो गई, वो रोज़ पढ़ता रोज़ पढ़ता रोज़ पढ़ता। मैं कहती हूँ डू नो गोगी, या आई नो आप बनाती हैं, बट दैट्स इट। लेकिन आप देखें इस मीडियम में पावर बहुत है, इसका इम्पैक्ट बहुत है। तो मेरा ख्याल है कि आप खुश्क से खुश्क सब्जेक्ट जब कॉमिक आर्ट में बनाते हैं तो वो हिट करता है, इम्पैक्ट करता है। और मेरी कॉमिक बुक्स में ना सिर्फ सीरियस वो होता है, मैं बीच में मजाक भी डाल देती हूँ। यहीं पे मैं मतलब ये हर कोई नहीं लिख सकता, ये हर कोई नहीं लिख सकता। फिर इतने बड़े इशू को उस लेवल पे लाके बच्चे को समझाना भी, उसको इस अंदाज में बयान करना कि उसको मज़ा भी आए पढ़ने में। आप क्या बचपन में क्या बहुत स्टोरीज पढ़ती थी? मैं बहुत कॉमिक बुक्स पढ़ती थी। अच्छा। और मैं इस इंतज़ार में थी, हम लोगों की पोस्टिंग वहाँ थी डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, और वहाँ से मैं इस पे अटैच हो गई थी, इस हॉबी पे, कि भाई कॉमिक बुक्स यूँ उठाई और यूँ पढ़ी। और अब आर्ची कॉमिक बुक्स तो आपको भी याद होंगी। तो आर्ची में वैसे तो आर्ची अपनी नौयत का एक जानरा था, लेकिन जब हम यहाँ आए पाकिस्तान तो मैं ढूंढती थी कि मुझे कोई कॉमिक बुक्स मिल जाए, एंड आई वुड एक्सचेंज विद माय फ्रेंड्स, और मैं कहीं ओल्ड बुक शॉप से कहीं से कॉमिक बुक्स मिल जाए। पढ़ना आसान होता है ना, तस्वीर ज़्यादा होती है, तहरीर कम होती है, आसान होता है पढ़ना। तो फिर वक्त गुजरता गया, प्री मेडिकल में चले गए, अच्छे नंबर आ जाते थे, स्कॉलरशिप भी मिल जाता था। लेकिन फिर एक पॉइंट पे आके सोचा कि नहीं, वो करना है जिसका पैशन है, और इजाज़त भी ले ही ली। वरना पहले हमारे वक्त में था डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ, या वो ऐसी आप पेशा इख्तियार कर लो। लेकिन जहाँ पैशन था मैं तो उस तरफ ही मुड़ गई। सही। तो अभी पब्लिकेशंस आपका खासा हुआ और चीज़ें वो कर रही हैं, कंटिन्यू रखा हुआ है इसको? ये मेरे ख्याल 10 दिन पहले मुझे ये ग्लेशियर वाली किताब छप के मिली है। अच्छा। और इस पूरी कहानी का एनिमेशन भी है, समझाने के लिए बच्चों को, बड़ों को, कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान टॉप 10 मुल्कों में है जो कि अफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, और बुरी तरह हो रहा है। तो अगर आप आगाही नहीं देंगे तो किसका कसूर है? आप बच्चों को बचपन से इस चीज़ में आगाही दें कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, और इसका क्या कर सकते हैं। बच्चे बड़ों को डांट रहे होते हैं कि आपने ये टिश्यू सड़क पे क्यों फेंक दिया, पार्क में है तो डस्टबिन नहीं है तो मैं क्या करूं कि ये रैपर कहाँ लेकर जाना है। तो कभी कभी अच्छा लगता है कि आपके बच्चे आपको ही डांटते हैं कि आपने ये क्यों फेंका है। ये लेकिन उसके लिए आगाही, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ जो अब ये है, इसकी को एनिमेशन की सूरत में थ्रू यूट्यूब, सोशल मीडिया, समझती हैं अब ज़रूरी भी हो गया है कि यही चीज़ें वहाँ लाई जाएँ। और जो दिन रात बच्चे बाकी कार्टून देख रहे हैं
उसमें भी अट्रैक्ट होते हैं। बहुत घटिया किस्म का कंटेंट भी है। अभी एक कैरेक्टर बना था पाकिस्तान में, याद होगा, ज़ैनब के नाम से, और वो चला और वो बच्चे बहुत ज़्यादा देख रहे थे। वो कायद के साथ उसकी बिल्कुल बहुत उसे गोगी का तो एक बहुत लंबा चौड़ा काम है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आया था, लेकिन गोगी का तो बहुत लंबा चौड़ा काम है। इस पर आपने सोची किसी के साथ अब होना चाहिए आखिरकार, क्योंकि चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो बुक से फेसबुक तक लेकर आए। इसमें भी आप ही को एफर्ट करनी पड़ेगी। आप अगर अपने अतराफ देखें ना, आर्टिस्ट आर स्ट्रगलिंग पाकिस्तान, और हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसा नहीं है, वहाँ सपोर्ट है, इसलिए वहाँ आर्टिस्ट स्टार्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, और इतनी पब्लिकेशंस है बिकॉज यू गेट अ सपोर्ट। मेरे पास आते हैं कई आर्टिस्ट कि जी हम ये किताब लिखना चाहते हैं, ये कहानी लिखना चाहते हैं, आप बताएं हम कहाँ जाएं, कैसे करें। मैंने कहा खुद ही करो, खुद ही करो। और लेकिन इसीलिए शायद लड़कों के लिए ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि दे हैव टू मेक अ लिविंग, लेकिन लड़कियां फिर भी उसको करके कैरी ऑन कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं, लेकिन आसान नहीं है, आसान नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे लोग आर्ट वर्क करा के उसके पैसे देने का नहीं सोचते, कहते हैं ठीक है आपने बना लिया, ये देखे ना आपने, आपका नाम आ गया, नाम छप गया। Exactly. But that's not it. आपको तो शौक है ना, आपने बना दिया। मैं तो करती गई ना, मैं तो रुकी ही नहीं। लोग कहेंगे ना कि आपको शौक है, आपको तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं, आपने क्या किया, सिर्फ पेंसिल ऐसे तो हिलाई। या आप शायर हैं तो इसके अलावा आप करते क्या? तो निगार साहब, इन फ्यूचर डू यू हैव अ प्लान कि आप इस तरह की कोई एनिमेशन मूवी हो जो कि गोगी के नाम से हो, कुछ प्लान ऐसा रखती हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और हो इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी, क्योंकि अब हमारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि एनिमेशन में जब हम उनको ढालेंगे तो यकीनन उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। और अभी जो मैं आजकल अगर आप पूछें मौजूदा वक्त में क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है द माइग्रेंट प्रोजेक्ट। माइग्रेंट जी, जो मौजूदा नौजवान नस्ल है, हमारी क्रीम है, हमारा जो पाकिस्तान छोड़ रही है, जो पाकिस्तान छोड़ रही है और उसमें गलतियां कर रही है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं जो कराची आई हूँ वो 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में मैं सेशंस दे रही हूँ थ्रू कार्टून्स, एनिमेशन, और मैं बता रही हूँ कि देखिए आप जाएं, परदेश जाएं, लेकिन तरीके से जाएं, डिग्निटी से जाएं, जिसमें आपकी भी बेइज्जती ना हो और आपकी फैमिली की भी ना हो। डिग्निटी से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू हैव टू बी स्मार्ट। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, आप किसी गलत एजेंट के चुंगल में ना फंसें, आप वेरीफाई कराएं अपने डॉक्यूमेंट्स को। और हमने उसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाया है, क्योंकि हम इनकरेज करना चाहते हैं कि जो नौजवान नस्ल है वो बेशक जाए, क्योंकि हिजरत करना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हमारे यहाँ कितने पड़ोसी मुल्कों से हमारे कितने हमारे यहाँ थे महाजरीन। तो इसी तरह आप जाएं, लेकिन आप प्लानिंग करके जाएं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है द एम्प्लीफिकेशन ऑफ विमेंस वॉइस, यानी ख़वातीन को इंक्लूसिव रखें। घर की चाहे वालदा है, चाहे बेटी है, चाहे बहन है, चाहे बीवी है, उनकी राय मशवरे को शामिल रखें। क्योंकि कई दफ़ा तो ये भी होता है ना, अरसे तक आपका राब्ता ही नहीं होता, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको जगह नहीं मिल रही, आप सेटल नहीं हो रहे, जज्बाती, नफ्सियाती, माली, हर तरीके से आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके लिए थोड़ी रहनुमाई कर रहे हैं। इट्स नॉट कमर्शियल, हम कह रहे हैं इट्स ओपन। आपको रहनुमाई चाहिए, हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं, जो थोड़ा बहुत हमें पता है हम बता देंगे, लेकिन हम आपको उन वेबसाइट्स पे, उन लिंक्स पे ले जाएंगे जहाँ से आपकी सही रहनुमाई हो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, इसमें मैं चाहूँगी निगार साहब थोड़ा सा इंटरव्यू लेना चाह रही हूँ अभी, क्योंकि आप जो काम कर रही हैं ना, इसमें ये बड़ा अच्छा काम है इस सेंस में कि आपकी बड़ा इशू, कोई ऐसा टॉपिक जो कि आप चाहती हैं कि बच्चों को समझाया जाए या उनको इस हवाले से नॉलेज पहले से हो, तो इस अंदाज में, बड़े बेहतर अंदाज में हम उनको चीज़ें बता सकते हैं। हमारे स्कूल्स में जो आजकल सिस्टम है, कॉन्सेप्शनल स्टडीज़ नहीं है। हमारे यहाँ एक बोझ है, बच्चों के स्कूल के बैग्स भारी भरकम, उनको रट्टा लगाने के लिए बोल दिया जाता है कि तुमने बस ये याद करके आना है। अगर उनको इन तमाम चीज़ों को इस अंदाज में अगर समझाया जाएगा तो मेरा ख्याल है वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। आपने कभी ऐसा सोचा कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई आपकी इस किस्म की कोलैबोरेशन हो कि एटलीस्ट ये जो स्कूलिंग सिस्टम में जो एक हम लोगों की पॉलिसी एक बनी हुई है, पढ़ाने का जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है, उसमें कुछ चेंज लाया जाए? बिल्कुल लाया जाए। और सबसे पहले मैं समझती हूँ उसमें तरबियत आनी चाहिए। तरबियत मिसिंग है, वैल्यूज़ मिसिंग हैं। और वो अगर कॉमिक बुक से, मैंने एक बुक लिखी हुई है, तैयार है, द मैनर्स बुक, कि मैनर्स आखिर क्या होते हैं, सच्चाई क्या है,
और ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो कहानियों के ज़रिए, कार्टून्स के ज़रिए, एनिमेशन के ज़रिए आप सिखा सकते हैं अपनी वैल्यूज़। बाहर की वैल्यूज़ अपनी जगह हैं, लेकिन जो हमारी अपनी मीरास है, जो हमारी अपनी एक हमारे विरसे में जो आनी चाहिए थी लेकिन अब इतनी नहीं आ रही है, उसमें थोड़ा सा आंसर इस चीज़ का भी है कि देखिए टेक्नोलॉजी, यूट्यूब या जो भी ये हैं सोशल मीडियाज़, वो बच्चे उसमें इतने होशियार हैं, वो यूं 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 करके सब कर लेते हैं और हम लोग देखते रह जाते हैं। वेट अ मिनट, ये कैसे किया, ये कैसे किया, तो वो आपको बता रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे बच्चे यूट्यूब पे मुझे लगता था कि मैंने कुछ टाइप करके दूंगी तो ही वो वीडियोस खुलेंगे और देखेंगे। उन्होंने वो जो स्पीकर का ऑप्शन है उसको पुश करके हॉरर मूवी, बस वो हॉरर मूवी के सारे क्लिप्स आ जाते हैं। मतलब इतने शार्प हो चुके हैं बच्चे आजकल कि आप उनसे कुछ ढका छुपा नहीं। बच्चे हमारे हद के चालाक हैं। नहीं, दे आर लेकिन आप एक पॉइंट ऑफ व्यू आपने इस पे शायद सोचा हो या नहीं सोचा हो। बच्चे कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में savvy हैं, हमें बहुत आता है, और इन लोगों को फटी डडीज को तो कुछ आता ही नहीं है, इनको कैसे सिखाएं, क्या समझाएं। लिहाजा वो अपने आप को बालातर समझते हैं और वो डिक्टेट करते हैं कि आपको तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, आप ये कैसे करेंगे, ये छोटे छोटे मुझे दें, टिक 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 करके ख़त्म, डन। हम कॉम्प्लेक्स में पड़ जाते हैं कि वाकई हमें तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन यहाँ ये बावर करना होगा आपको बच्चों पर कि ठीक है, तुम टेक्नोलॉजी में यूर अहेड, यू वर बोर्न विद अ क्लिक, आपको तो पैदा होते ही एक क्लिक मिला था ना, और आपने उस पर करते गए करते, लेकिन तरबियत अपनी जगह है। Exactly. ये ना समझो कि तुम्हें हमसे ज़्यादा आता है तो तुम हमारी नहीं सुनोगे। मैं इतनी दफ़ा देखती हूँ ये कि बच्चे डिक्टेट कर रहे होते हैं पेरेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही। They tell them, और मैं कि हाउ, व्हाई, व्हाट, ये क्या हो रहा है, क्यों? मामा आपको तो पता ही नहीं है, मामा आपको तो पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। ओ भाई नहीं पता, ठीक है, हमारे वक्त में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सुनना होगा तरबियत में 1 2 3 4 ये 5 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, और ये वैल्यूज़ हैं हमारी, और आपको अच्छा लगे या ना लगे आपको करना होगा। ये मैनर्स हैं, ये तरबियत है, ये सलाम करना, ये बड़ों का अदब करना। तो मैं अक्सर जब टीचर्स से बात करती हूँ वो यही कहते हैं कि जी वो पेरेंट्स का काम है तरबियत देना, और पेरेंट्स कहते हैं ये टीचर्स का काम है। एक दूसरे पे जिम्मेदारी अच्छा, वो एक दूसरे पे हो रहे हैं और बच्चे बीच में अपनी टेक्नोलॉजी में। निगार साहिबा बात की थी उन पाकिस्तानियों की जो कि यहाँ से जा रहे हैं, क्रीम निकल के जा रही है। मैंने ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी देखे हैं जो कि मैनर्स या तरबियत के हवाले से बाहर रहते हुए बड़े परेशान हैं कि जाहिर है उनके फ्रेंड्स वहाँ पर वही लोग हैं जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, जाहिर है बच्चों ने उनके साथ पढ़ना है, उनके साथ उठना बैठना है, तो वो इस हवाले से बड़े खौफजदा हैं कि कहीं ये उनकी आदत को या उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे तो क्या बनेगा, लेकिन उनकी मजबूरी होती है यहाँ से जाना। आप इस हवाले से ऑब्जर्वेशन क्या रखते हैं? मैं तो बहुत, मुझे ड्राउना सब मंजर नज़र आता है, बिकॉज स्पेशली आप वेस्टर्न मुल्कों में देखें, नाम नहीं लूँगी उनका, लेकिन वहाँ तो वो ये भी कह रहे हैं कि जेंडर आपके हाथ में, जो मर्जी करें। Exactly. किसने कहा कि अगर आप लड़का हैं तो आप लड़का ही रहें? नो, इफ़ यू वांट आप ये बन जाएं, आप वो बन जाएं, यूँ बिहेव करें, यूँ बिहेव करें। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं और आप देखते हैं पेरेंट्स का नम हुए में, वो कह रहे हैं कि क्योंकि हर रोज़ वो स्कूल में इतना टाइम गुजारते हैं जहाँ उन पे ये बावर किया जाता है कि ये GDBT जो भी ABCD है ये इट्स ओके, आप कर लें, इट्स ओके। तो वो पेरेंट्स के हाथों में बच्चों का वो कंट्रोल वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या आता है, जिनके घरों में तरबियत और एक परवरिश इस तरह से है, सॉलिड है, दीन भी है, मज़हब भी है, दुनिया भी है, टेक्नोलॉजी भी है, बैलेंस अच्छा है, तो वो तो ठीक है, लेकिन हर एक घर में ऐसा है भी नहीं। और आपका इन्फ्लुएंस बच्चों का बहरहाल हर जगह से होता है, अपने दोस्तों के ज़रिए, अपने पेरेंट्स के ज़रिए, अपने टीचर्स के ज़रिए, इर्द के माहौल, सोसाइटी से, तो उसमें बड़ा चीज़ों को लेकर चलना। और अगर उनकी तरबियत ऐसे ही हो इसके ज़रिए, बुक्स के ज़रिए, और तो शायद चीज़ें जो है वो कंट्रोल में भी। अच्छा, ये ज़रा किताब आप देखिए, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर सीड्स हैं, ऑरेंज सीड्स हैं, मैं देख रही हूं। और ये कहानी एक दादा और पोते की है। अच्छा। कि दादा जो है बर्थडे पे अपने पोते को कहता है आज मैं तुम्हें बिल्कुल बर्थडे पे मुख्तलिफ प्रेजेंट दूंगा। तो कहता पता नहीं क्या, शायद मुझे वो रेड ट्रक मिल जाएगा जो मैं हमेशा विंडो में देख के मांगता था। वो उसको इतना सा गमला देता है, उसमें इतना सा पौधा लगा होता है। कहते ये है तुम्हारा दोस्त। कहते कैसा दोस्त है?
कहते लगाओ, आओ लगाते हैं। फिर वो दादा अपने पोते के साथ बैठता है, ज़मीन खोदता है, दिखाता है, लगाता है। अब वो यूं करके बैठ जाता है कि अब ये दोस्त, अब ये दोस्त। तो कहते इतनी जल्दी नहीं ये बड़ा होगा। मेरे ख्याल यही गिफ्ट होने चाहिए बच्चों के बढ़ने के साथ साथ उनके दरख्त भी बढ़ते जाएं, तो दोस्त बहरहाल वही उनके होंगे। बहुत शुक्रिया आपका निगार, आप हमारे साथ मौजूद थी और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेशन और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू रही। दिल चाह रहा है गुफ्तगू चलती रहे, लेकिन मजबूरी है, ब्रेक लेना है। तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते। थैंक यू सो मच निगार साहिबा, कीप वॉचिंग अस। थैंक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक विद वेदर वॉल। और अब आपको मौसम की सूरत हाल बताऊंगी मैं। हफ्ते का पहला दिन है और कराची में सुबह सवेरे बारिश से आगाज़ हुआ है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। अफसोस कि मैं ये बारिश नहीं देख सकी, क्योंकि कहीं कहीं हल्की हल्की हुई है, कहीं मुस्तधार हुई है, लेकिन बहुत अर्ली मॉर्निंग में बारिश हुई है। सड़कें अलबत्ता गीली थी, तो बारिश जो कि देखी गई है वो साइट एरिया हबीब चौरंगी, PF मसरूर बेस में भी हल्की बारिश हुई है, गुलशन के इलाके में। इसके अलावा दीगर इलाकों में हमने देखा है कि ये बारिश देखी गई है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो पूरे मुल्क में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि शुमाली इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहा और ये सिलसिला सूरज तुलू होने के बाद कुछ कम हुआ है, लेकिन आज शाम तक इन इलाकों में दोबारा शदीद स्मोग छाई रहेगी। अगर अहम शहरों के टेम्परेचर्स की बात की जाए तो सबसे पहले शहर कायद की बात कर लेते हैं, जहाँ पर बादलों के साथ कम से कम टेम्परेचर इस वक्त जो महसूस किया जा सकता है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। बादल अभी भी आसमान पर छाए हुए हैं। मेरी दुआ है कि फिर से बारिश हो, क्योंकि बारिश होगी तो ये नज़ला ज़ुकाम खांसी ये भी ख़त्म होगा और कुछ स्मोग में भी कमी आएगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर होगा। तो बारिश की दुआ है। अब हम रुख कर लेते हैं कोयटा का, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर -4 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ पर भी क्लाउडी है वेदर और सर्दी काफ़ी महसूस की जा रही है। कोयटा के बाद चलते हैं मुल्तान। मुल्तान में कम से कम टेम्परेचर 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। मुल्तान में भी हम देख रहे हैं क्लाउडली वेदर है और यहाँ पर भी सर्दी काफ़ी महसूस की जा रही है। मुल्तान के बाद बागों का शहर लाहौर, जहाँ पर बादलों के साथ कम से कम टेम्परेचर 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि क्लाउडी है वेदर, आसमान पर बादल है, लेकिन बारिश फ़िलहाल लाहौर में उस तरह से हुई ना ही कोई ऐसी पेश गोई है। लाहौर के बाद इस्लामाबाद की बात करते हैं, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। धुंध काफ़ी है, ठंड काफ़ी महसूस की जा रही है। बारिश की तवक्को फ़िलहाल तो नहीं है। हम कोशिश भी करेंगे कि हमें महकमा मौसमियात से कोई मिल जाए ताकि हम जान सकें कि कराची में भी मज़ीद बारिश होनी है या नहीं होनी है और दीगर शहरों में क्या सूरत हाल रहने वाली है। और मैं आपको पेशावर की सूरत हाल बताती हूँ, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। तो भी क्लाउडी वेदर है, सर्दी महसूस की जा रही है। तो ओवरऑल पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि सर्दी की एक लहर है, लेकिन मौसम कदरे हम देख रहे हैं कि कुछ खुश्क है। अलबत्ता कराची में अनएक्सपेक्टेड आज ये रेन हुई है और उम्मीद रखनी चाहिए अच्छी, अल्लाह करे कि मज़ीद बारिश भी और चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर ये जो वबाई अमराज हैं ये कुछ कम हो जाएं। इस वक्त महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कराची में मज़ीद बारिश एक्सपेक्टेड है या नहीं? देखिए, कोई ख़ास बारिश नहीं है कराची में। ये जो बादल आए सुबह सुबह समंदरी हवा चलने की वजह से, उसकी वजह से जाते जाते ना कुछ इलाकों में हल्की थोड़ी देर के लिए शावर्स हुए, ज़्यादातर ड्रिजल हुई। यूनिवर्सिटी रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई और बस इतना ही था इसमें। मतलब इस जो हल्का सा स्पेल गुजरा है, जो एक वेव गुजरी है, उसके नतीजे में जो असल में लोअर एटमॉस्फेयर और अपर एटमॉस्फेयर में वेस्टर्ली साउथ वेस्टर्ली विंड्स इस वक्त फ्लो कर रही हैं, तो उसकी वजह से एक हल्की सी लहर आई बादलों की, जिसने हल्की सी बारिश दे दी सुबह सुबह। यानी कि अब उम्मीद ना रखें हम बारिश की मजीद? जी बिल्कुल, आगे कोई उम्मीद नहीं है। मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा आज दिन भर और हो सकता है कोई इक्का दुक्का जगहों में कोई हल्की सी बूंदें गिर जाएं शाम को या रात को, लेकिन ऐसा कोई खास इम्कान नहीं है जितनी कि ये सुबह कुछ इलाकों में शावर्स हो गए। अच्छा, कुछ इलाकों में ड्रिजल। सही। अच्छा, वैसे सरदार साहब हम तो ये सोच रहे थे कि उनकी सर्दी काफ़ी कम हो गई थी कराची में ना, तो लग रहा था कि बस अब सर्दी चली गई, अब लौट के नहीं आएगी।
तो ये सर्दी की जो लहर है क्या आगे आने वाले दिनों में कमी होगी या कुछ बढ़ती महसूस होगी? देखिए इसमें कोई इतनी ज्यादा बढ़ने का इम्कान नहीं, लेकिन अगले 2 दिन जो है उसमें टेम्परेचर 1 आध या 2 डिग्री गिर सकता है। अभी आपने देखा कि 15 और 16 की रेंज में चल रहा था रात का टेम्परेचर मिनिमम। उसकी वजह यही है कि पिछले 3-4 दिन से हवाओं का रुख तब्दीली हुआ है, समंदर की जानिब से हवाएं चल रही हैं साउथ वेस्टर्ली दिन के औकात में खासकर, और रात में भी नमी खांसी हो जाया करती थी, तो यूं सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई थी। यानी पिछले दिनों तो आपने नोट किया होगा 10 तक गिर गया था टेम्परेचर, लेकिन इन दिनों फिर 14-15 इस रेंज में चल रहा था। अगले 2 दिन जो हैं उसमें वही 1 आध या 2 डिग्री गिर सकता है, 13-14 की रेंज में टेम्परेचर आ सकता है अगले 2 दिन। लेकिन 25 के बाद फिर दोबारा से मसला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है, इसलिए कि 25 से बलूचिस्तान में एक हल्की सी वेव दाखिल होगी जो कुछ न कुछ बारिश का खासकर शुमाली बलूचिस्तान और जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के जो ज़िला हैं वहाँ पर हल्की बारिश का इम्कान रहेगा। और फिर बाकी मुल्क की आप पूछ रही थी, तो वो असल में ये है कि 26 से ऑनवर्ड यानी 25 से बलूचिस्तान में वेव दाखिल होगी और फिर उसके 2-3 दिन तक वहाँ असरात रहेंगे, कहीं पर हल्की बारिश, कहीं पर दरमियानी बारिश, और जो ज़ियारत साइड और चमन और जोब साइड है उस पे हो सकता है पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हो। अलबत्ता वही वेव फिर फैलते 27 या 28 से फिर मुल्क के जो शुमाली इलाका जाते हैं उसमें केपी और आपका गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, उन इलाकों में अच्छी बारिश मुतवक्के है। 27 या 28 से जो स्पेल शुरू होगा वो इसके फरवरी के 1 या 2 तक चल सकता है, यानी 3-4 तो सरदार साहब पंजाब साइड पर चूंकि हम देख रहे हैं कि बीमारियां काफ़ी फैल रही हैं, बारिश होगी तो कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, उस तरफ क्या सिचुएशन रहने वाली है? उस तरफ अभी तक तो यही सिचुएशन है। अगले 3-4 दिन तो कोई इसी तरह का वेदर है, जैसे बहुत ज़्यादा फॉग चल रही है और बड़ी डेंस फॉग होती है, उसके नतीजे में सारे दिन का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता, मेरे ख्याल में 10-12 की रेंज में रहता है ज़्यादातर एरियाज में, खासकर जो मैदानी इलाके हैं। तो अगले 3-4 दिन तो इसी तरह का वेदर ही रहेगा, डेंस फॉग और कोल्ड एंड फॉगी कंडीशन। और 27 के बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एक वेव दाखिल होगी, वेस्टर्ली वेव अफगानिस्तान के रास्ते से बलूचिस्तान से होती हुई फिर सेंट्रल पंजाब से जो ऊपर के इलाके हैं उनमें अच्छी बारिश मुतवक्के है, और पहाड़ों पर बर्फबारी भी इस सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी देखने को मिल सकती है जनवरी के बिल्कुल आखिरी दिनों में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें इस हवाले से हमें बताया है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि काफ़ी ना पंजाब साइड पर हम देखने के बीमारियां फैल रही हैं बारिश ना होने की वजह से, तो यहाँ पर नमूनिया जो है वो बच्चों का जानी दुश्मन बन गया है। इस मोहलिक मरज़ ने 24 घंटों में 9 जानें ले ली हैं और अस्पतालों में बड़ी एक एमरजेंसी की सी सूरत हाल है। इस पर मैं चाहूँगी कि हम थोड़ी सी बात करें कि आखिर क्या वजह है कि वहाँ पर जो सिस्टम है हेल्थ का क्या वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा। इस पर हम बात करेंगे और मुदस्सिर इकबाल की तरफ मैं जाऊँगी वापस, जो कि इस पर मज़ीद हमें बताएंगे। जी मुदस्सिर। जी शुक्रिया आपका। इस वक्त जो आप मौसम की सूरत हाल बता रही हैं, मौसम के भी बहरहाल बड़े असरात होते हैं नमूनिया से मुतालिक, और नमूनिया में अब मुसलसल जो इजाफ़ा हो रहा है, और जिस तरह हम बता रहे हैं कि 9 बच्चों की जान भी गई है, मज़ीद 230 बच्चे नमूनिया में मुब्तला भी हुए हैं। ऐसे अद्वियात की अदम फराहमी जान को ख़तरात बढ़ा देते हैं। खुरम मलिक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि अस्पतालों में वहाँ पर क्या सूरत हाल है। खुरम बताइएगा, क्योंकि नमूनिया के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या सिचुएशन है? अच्छा बिल्कुल सैरिश, शहर लाहौर में और पंजाब भर में खुश्क सर्दी और जो सर्दी की शिद्दत और स्मोक के बाइस जो है नमूनिया के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो पंजाब भर में 135 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में भी जो है इसी तरह केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और मजमूई तौर पर आज तक जो है मुतअद्दिद अफराद जो है बच्चे जो हैं वो जाँ बाक हो चुके हैं। 170 के करीब बच्चे जाँ बाक हुए हैं नमूनिया की बाइस। और हस्पतालों की अगर बात करें तो लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इस वक्त भी बच्चे जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि हस्पतालों में दवाइयाँ जो है वो मैसर ही नहीं है, जिसकी वजह से ही जाँ बाक होने के जो वाक़यात हैं ये भी रिपोर्ट हो रहे हैं, और इजाफा भी है जिनके बच्चे जाँ बाक हो रहे हैं। हमारी उनसे भी बात हुई है, उनकी जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि हम हस्पताल में इंजेक्शन के लिए आ रहे हैं, दवाई की दस्तयाबी के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अदम
दस्तियाबी जो है वो दिखाई दे रही है। इंतज़ामिया ये कह देती है कि हॉस्पिटल में जो है वो दवाई मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये केसेस जो है वो रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा सर्दी है और उस तरह जो है वो एहतियात भी नहीं की जा रही शहरियों की जानिब से कि बच्चों को जो है वो महफूज किया जाए। दूसरी जानिब स्कूल भी जो है वो खुल चुके हैं, जिसकी वजह से सुबह सवेरे बच्चों ने उठकर जो है वो स्कूल भी जाना होता है। तो अब तक जो इस तरह की सूरत हाल है उसमें तशवीश की लहर जो है वो पाई जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या वजह है, क्या बजट नहीं था, अद्वियात आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, क्या वजह है कि अद्वियात जो हैं वो मैसर नहीं है, क्यों? बिल्कुल मुदस्सिर, बड़ा अहम सवाल है ये कि दवाई क्यों नहीं मिल पा रही है, अद्वियात क्यों नहीं मिल पा रही हैं। मुदस्सिर, जब इंतज़ामिया से हमारी बात होती है तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो फ़ंड जारी नहीं किए जा रहे हैं कि अद्वियात जो है वो ख़रीदी जाएँ। जबकि अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स जो हैं वो रेनोवेट हो रही हैं और दीगर लाहौर की सड़कें जो है वो रेनोवेट हो रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अस्पताल इंतज़ामिया को फ़ंड्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अद्वियात की जो है वो शॉर्टेज बताई जा रही है। ये बड़ा ज़रूरी है, आप अक्सर कवर करते हैं वज़ीर आला पंजाब के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वहाँ पर भी ये सवाल ज़रूर उठाएं कि सर ये एक बड़ा मसला है, यहाँ पर अद्वियात की कमी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अकरम साहब ने, निगरान वज़ीर सेहत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कितनी अलार्मिंग सूरत हाल है, फ़िज़ा आलूदा है, सांस लेने में दुश्वारी है, कितने बच्चे अब तक नमूनिया का शिकार हो गए हैं, सरकारी डाटा क्या है सर? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पंजाब में इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी की एक सूरत हाल है और उसके ऊपर आलूदगी भी काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे आप देख रहे हैं कि जो बहुत बूढ़े इंसान हैं और बहुत छोटे बच्चे, ये मैक्सिमम अफेक्ट होते हैं और ये हर साल इस सीज़न में मैक्सिमम अफेक्ट इस वक्त पीक सीज़न है फॉर नमोनिया, छाती की मर्ज़ों के लिए। सो गर्मियों में ज़्यादातर डायरिया से केसेस एडमिट होते हैं बच्चों में और सर्दियों में ये नमोनिया से एडमिट होते हैं। और तकरीबन एक दिन में हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल खाली, जो बहुत बड़ा दुनिया का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है बच्चों के लिए, वहाँ पे तकरीबन कोई 100 से 150 केसेस डेली आते हैं। अच्छा। और उनकी जो शरह अमवात है वो तकरीबन 1.3% है इस वक्त। और ये इसी तरह तकरीबन 1.5 से लेके 1 तक शरह अमवात इसकी रही है पिछले सालों में भी। इस साल थोड़ी सी ज़्यादा केसेस हुए हैं और उसकी वजह बेसिकली सर्दी की शिद्दत है और फ़ज़ा में आलूदगी है। और एक वजह जो बहुत बड़ी है कि माँओं का बच्चे को अपना दूध ना पिलाने की वजह बहुत बड़ी है, क्योंकि माँ जब अपना बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी क़ुव्वत मदाफ़त बहुत बेहतर होती है। अच्छा। और वो बहुत हद तक बचे रहते हैं इन चीज़ों से। तो तीसरा, जो घरों में हीटर्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है जिससे बच्चे बहुत अफेक्ट होते हैं कि वेंटिलेशन नहीं होती, बंद कमरे रखते हैं और एक ही कमरे में बहुत सारे लोग जमा होकर गर्माई की वजह से हीटर एक चलाते हैं बिजली का बिल कम करने के लिए। तो उससे जो छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है तो वो बहुत ज़्यादा है। जो वैक्सीनेशंस, जो मीज़ल, मम्स, रुबेला या EPI की जितनी वैक्सीनेशंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेट 95% है और 95% भी नाकाफ़ी है। ये 100% होना चाहिए, क्योंकि मीज़ल्स वगैरह ये सारी बीमारियाँ आप बच्चे को नमूनिया करने का बायस बनती हैं। हमारे जो अभी जो डाटा है वो हमें बताता है कि वायरसेस की वजह से ज़्यादातर नमूनियाज हैं। 80% नमूनियाज वायरसेस की वजह से हैं। हमारी NIH ने एक पर्टिसेस यानी कि वूपिंग कफ की एक एडवाइजरी ज़रूर जारी की है, लेकिन अभी तक हमने पंजाब में कोई केस वूपिंग कफ का नहीं देखा। वूपिंग कफ अक्सर स्प्रिंग के करीब होती है, जब सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती हैं और उस वक़्त ये ज़्यादा होती है। फरवरी मार्च में हमें ज़्यादा होगी और हमें उसकी भी अलर्ट रहना चाहिए। उसकी भी ज़ाहिर है पर्टिसेस की DPT में वैक्सीन मौजूद है, तो बच्चों के फैमिली से गुजारिश यही होगी कि अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो ज़रूर वैक्सीनेशन। डॉक्टर साहब पूछे कि हुकूमत ने वालिदैन को समझाने के लिए उन्होंने बच्चों की सेहत के हवाले से भी
क्या कोई आगाही देने के लिए अब तक कोई कैंपेन या कोई इस तरह का इनिशिएटिव लिया है? बिल्कुल किया है हमने, बहुत सारे अखबार में, प्रिंट मीडिया में इश्तहार भी दिए हैं और हमारी जो प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो एड्स भी चला रही है, मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही हैं और हम उनको वैसे भी सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे अलर्ट्स जारी करते रहते हैं कि बच्चों को हीटर से दूर रखें, पानी वाफर मकदार में पिलाएं, क्योंकि गर्मियों में बच्चों को नहीं पिलाया जाता पानी भी समहाउ, उसकी वजह से उनकी बलगम बहुत गाढ़ी हो जाती है और वो खांस के बलगम नहीं निकाल पाते। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि उनको इसका शऊर पैदा किया जाए। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं की जाए क्योंकि ये बीमारियाँ एक इंसान से दूसरे को फौरी तौर पे लगती हैं, और थोड़ा सा सेफ़ डिस्टेंस रखा जाए और बच्चों को वेल वेंटिलेटेड एरियाज़ में रखा जाए जहाँ कम से कम कोई रोशनदान खिड़की वगैरह खुली हो। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा, माएँ अगर दूध अपना पिलाएं तो उससे बहुत ज़्यादा बचत होती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे, आमतौर पर नमूनिया के मर्ज़ की तशख़ीस कैसे होती है और कितने साल के बच्चे ज़्यादा इसमें इफेक्ट हुए हैं? सर न्यूनेट्स जो 1 साल के बच्चे हैं, ज़्यादातर ये हैं। अच्छा। 1 साल से 1.5 साल यानी न्यूनेट, जिनको न्यूनेट्स हम कहते हैं, और ये मैक्सिमम इफेक्ट होता है। शरह अमवात भी इन्हीं में ज़्यादा होती है। जब बच्चे 5 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उनकी काफ़ी हद तक क़ुव्वत मदाफ़त बन जाती है। इन छोटे बच्चों की भी बनी होती है, प्रोवाइडेड कि ये बच्चे माँ का दूध पी रहे हों। अगर ये बॉटल फेड होंगे या दूसरा दूध पिएंगे तो इनकी क़ुव्वत मदाफ़त बहुत हद तक कम होती है। और पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स हैं, ये ऑल्दो हम मुसलमान मुल्क हैं और कुरान पाक भी इसकी बहुत क्लैरिटी के साथ इसको सपोर्ट करता है इस चीज़ को। और एक माँ बच्चे को पैदा करने के बाद जो तोहफ़ा सबसे अच्छा ज़िंदगी में दे सकती है, अपना दूध दे सकती है 2 साल के लिए। लेकिन अव्वल तो माएँ शुरू ही नहीं करती, अगर करती हैं तो वो 2-3 महीने बाद छोड़ देती हैं दूध पिलाना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें इस चीज़ पे स्ट्रेस करना, क्योंकि बच्चे माँ से इम्यूनिटी लेते हैं जब उनकी पूरी इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती। और अगर वो बॉटल फेड हैं तो वो उनको नहीं इम्यूनिटी मिल पाती। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद असद मौजूद रहे और आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं जो कि पेरेंट्स को समझनी चाहिए और इन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर बच्चों की सेहत उनको अजीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुदस्सिर, अब क्या इरादा है आपका? बात है प्रेडिक्शन की बात है आखिर में, क्योंकि हफ्ता शुरू हो गया है और कैसा ये गुजरेगा इस पर हम बात करेंगे। आगा बहिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं। आगा बहिश्ती, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो लोगों के लिए क्या ये हफ्ता बताएंगे आप, उनके स्टार्स क्या कह रहे हैं, अगले पूरे वीक में कैसे हालात रहेंगे? वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब, आपसे सितारों की चाल पूछनी है, ये अगला पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है पाकिस्तानियों का? ये हफ्ता इंशाल्लाह सियासी गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ेगा और हर तरफ सियासत और हर तरफ सर आगा साहब सियासत तो चल रही है, सियासत आगा साहब सियासत को छोड़ें, सियासत चल रही है, सियासतदान भी बातें करें, मीडिया आपका होना, लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके जो सितारे हैं, हॉरोस्कोप्स हैं, वो क्या कहते हैं इस वीक में, उनकी जिंदगियां कैसी हैं। सियासत तो सर चलती रहेगी, उसको छोड़ें। जी आगा साहब, आवाज आ रही है? अब थोड़ी सी आवाज बेहतर होगी। आगा साहब, मेरा ख्याल है आप पहाड़ों पे हैं, थोड़ा सा जम गई आवाज। मैं अब इस्लामाबाद आ गया हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद आ गया हूँ। अब आप करें आवाज। अच्छा, आपसे ये पूछ रहे हैं हॉरोस्कोप का पूछ रहे हैं आगा साहब। सॉरी, हॉरोस्कोप बुर्ज क्या बता रहे हैं? बुर्ज जो है वो उसको इस वक्त बेहतर पोजीशन पर है और खुशहाली के साथ है और 1 हफ्ते से लेकर 11 दिन तक इसकी बेहतर और नई जहत और जिनके पैसों के मामलात है या कुछ मामलात में मसले मसाइल है उससे निकलता हुआ नजर आता है। तो बहुत अच्छी पोजीशन। क्या बात है, जबरदस्त। सफर, घर, जायदाद और एक अच्छे मुस्तकबिल की निशानदही हो रही है जी। अच्छा, अब तो आगा साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो महंगाई है जिसने अवाम को इतना परेशान किया हुआ है, ये जो पैसे आएंगे क्या फौरन से निकल तो नहीं जाएंगे या कुछ इसमें भी बेहतरी आएगी? नहीं, फिलहाल तो बेहतरी वाली गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं है, इंतहाई अफसोस के साथ। और ये राय मेरी गलत हो, आप दुआ करें।
और सितारों की दुनिया से पाकिस्तान की मुश्किलात में अभी किसी किस्म का 8 फरवरी के बाद भी मुझे नहीं लगता है किसी किस्म की कोई कमी या कोई इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। हालात यूं तो गरीब गुरबा हम जैसे गरीबों और दीगर महंगाई और बिजली के बिल रेट और हर तरह के मसाइल का सामना पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए अब भी अपनी जगह पर मसाइल मौजूद है। जी वैसे आसमानों पर मुदस्सिर जोड़े बनते हैं, तो अभी जो सितारे नीचे मिले हैं कुछ उनका जायचा आपने निकाला है? जो अभी शुएब मलिक की शादी हुई है सना जावेद से। मैंने वैसे तो क्योंकि वो थोड़े से मीडिया से और बहुत से एक्टरों के साथ ताल्लुक होने की वजह से तकरीबन लोगों के तुम्हें जायचे बनाए हों और बना रहे हैं जी। मुझे फिलहाल नहीं लगता है कि ये रिश्ता जो मेरे पास डिटेल है उस हिसाब से ये कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा। अगले 2-3 साल में ये रिश्ता भी अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, नहीं चलेगा बिल्कुल। अभी तो आगाज हुआ है, अभी तो नेक तमन्नाएं होनी चाहिए। आगा साहब कैसी बातें कर रहे हैं? नेक तमन्नाएं अपनी जगह पर है, बाकी जो सितारों की जो उलूम है उसके जरिए हम जो बात बता रहे हैं इसमें काफी मुश्किलात होंगे। सही। बड़े लोगों ने बाबर आजम को मशवरा दिया कि भाई आप भी कर लें, तो उनके बारे में क्या आपके ख्यालात हैं? जी बिल्कुल, बाबर आजम का इसी 2024-25 के दरमियान हमने पिछले तकरीबन 2-3-4 साल पहले से पेशन गोई की है। 2024 और 2025 में बाबर आजम की शादी यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में बिल्कुल नजर आ रहा है। अगले 2-3 महीने में तकरीबन मुहर्रम से पहले मुझे लगता है कि बाबर आजम जो है वो शादी की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा और बहुत खुशहाली के साथ आगे बढ़ा। और खुसूसन 2024 और 2025 बाबर आजम के लिए बहुत शानदार है। शादी भी है, रिकॉर्ड भी है, आलमी सतह पर आगे बढ़ेगा और मजीद। चलें अब देखते हैं कि जून का वर्ल्ड कप है वो बाबर आजम के लिए कैसा होता है। बहरहाल 2023 का इख्तिताम तो उनके लिए कोई अच्छा नहीं था। बहुत शुक्रिया आगा बेश्ती, आप हमारे साथ मौजूद थे। के लिए भी हालात अच्छे हों, हमारी तो ये दुआ है। और इसी दुआ के साथ मुदस्सिर इकबाल और सैर ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।